तो एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल ऑनलाइन एग्जाम इंस्टीट्यूट पर। तो आज हम आप लोगों को सॉल्व करवाएंगे आरआरबी डी ग्रुप का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो 2018 में पूछा गया था। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन नंबर पर। तो इसमें दे रखा है 3 बिलियनों एक्स वाई और जेड के पीएच मान क्रमशः 2, 11 और 7 हैं। उन्हें हाइड्रोजन आयन सांद्रता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए यहाँ पर पीएच मान दे रखा है, ठीक है। और हाइड्रोजन आयन सांद्रता क्या होता है तो उसको आप लोग देख लीजिए, डिफिनेशन भी हम लिख दिए हैं शॉर्ट में। लेकिन आप लोगों को बताना चाहेंगे अगर पीएच मान जितना कम होगा तो हाइड्रोजन आयन सांद्रता उतना ही अधिक होगी। तो यहाँ पर पीएच मान दे रखा है, तो पीएच मान सबसे ज़्यादा दे रखा है 11 का, ठीक है। तो उसकी आयन सांद्रता सबसे ज़्यादा कम होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ अवरोही क्रम में पूछ रहा है, मतलब घटते हुए क्रम में लिखना है। तो घटते हुए क्रम में लिखना है तो मतलब सबसे बड़ा आयन सांद्रता लिखना है। तो यहाँ पर पीएच मान सबसे कम 2 है, तो सबसे जो पीएच मान 2 है उसका सबसे ज़्यादा आयन सांद्रता होगा, मतलब एक्स का सबसे ज़्यादा आयन सांद्रता होगा। तो एक्स हमको सबसे पहले लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद 7 है यानी जेड है, फिर उसके बाद लास्ट में वाई है। तो इस तरीके से हमारा जो है ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो आप लोग देखिए, इसको समझ लेना डिफिनेशन भी, और यहाँ से आप लोग पीएच मान भी निकालना देख लेना। ये पीएच का फार्मूला है, क्योंकि कभी कदार आपसे पीएच वैल्यू भी पूछ लेगा। यहाँ पर आपको केवल जो हाइड्रोजन आयन दे देगा उससे आपको पीएच मान निकालने के लिए बोल देगा, ठीक है। तो इस फार्मूले को आप लोग याद रखना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो इसमें दे रखा है यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के 2 बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल कितना होगा। तो देखिए, अगर कोई भी फोर्स है एक ही डायरेक्शन में लग रहा है एक ही वस्तु पर, तो जो फोर्स होता है वो सिंपली ऐड हो जाता है, बस कोई इसमें लॉजिक नहीं है। तो यहाँ देखिए डायग्राम के थ्रू हम एकदम क्लियरली दिखा भी दिए हैं कि अगर 5 न्यूटन का फोर्स यहाँ पर और 10 न्यूटन का फोर्स यहाँ पर लगेगा तो ऐड होकर ये 15 न्यूटन का टोटल फोर्स वस्तु पर लगेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पे चलते हैं। तो इसमें दे रखा है यदि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 है तो कॉज स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो कॉज स्क्वायर ए यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर कॉज स्क्वायर ए से करेंगे तो नहीं हो पाएगा, यहाँ पर हमको कॉज की पावर 4 करनी पड़ेगी, तभी ये राइट आंसर इसका आएगा। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है, सॉरी ऑप्शन इसका जो 4 है उसमें 1 आया है। तो 1 लाने के लिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन जरूर हुआ होगा, क्योंकि जो कॉज स्क्वायर ए है कॉज स्क्वायर ए से इसमें से कोई ऑप्शन मैच नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर आंसर में जो आंसर की आई है उसमें ऑप्शन नंबर 4 को सही बताया गया है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर हमने लास्ट वाले कॉज स्क्वायर को कॉज की पावर 4 किया जाएगा, ठीक है। कॉज की पावर 4 करने के बाद फिर हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में दे रखा साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है। फिर इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये साइन स्क्वायर हम लोग दाहिनी साइड ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो साइन ए इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर कॉज स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये कॉज स्क्वायर ए इक्वल टू हमारा आ गया है साइन ए। तो इस वैल्यू को हम लोग इसमें रख देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। तो देखिए क्या वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन में दे रखा है साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 दे रखा है यहाँ पर। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू जो आ जाएगी 1 आ जाएगी, ठीक। तो ऑप्शन नंबर इस तरीके से हमारा जो 4th है वो सही हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर, इसीलिए हमने थंबनेल पे लिखा है क्योंकि इसी तरीके के कुछ क्वेश्चन हैं जो बहुत ज़्यादा इसमें टफ क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। और 135 पेपर में जो शिफ्टों में पेपर हुए थे तो सबसे ज़्यादा टफ पेपर इसी को माना गया था, क्योंकि इसमें जो नॉर्मलाइजेशन में बच्चों के नंबर बढ़े थे तो 10 से 15 नंबर तक बढ़ गए थे इस सेट में, ठीक है। इसीलिए हमने थंबनेल पे लिखा था कि 135 शिफ्टों में पूछा गया सबसे ज़्यादा टफ क्वेश्चन पेपर यही है। तो चलिए आगे चलते हैं, और भी कुछ ज़्यादा टफ क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए, इसमें दे रखा है कथन दे रखा है बिमला ने अपने पति को याद दिलाते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि आपने अपना रेनकोट ले लिया है। तो इसकी अवधारणा चलिए देखते हैं। तो इसमें दे रखा है वर्षा हो सकती है, ठीक है। तो अगर उसने रेनकोट की याद दिलवाई है तो वर्षा हो सकती है, बिल्कुल संभावित है। और अवधारणा सेकंड है बिमला अपने पति के स्वास्थ्य के प्रति सावधान है। तो ये भी सही है, जब स्वास्थ्य के प्रति सावधान नहीं होगी तो वो क्यों बताएगी कि रेनकोट ले लेना, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों अवधारणाएँ फॉलो करती हैं, ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। इसमें रखा चेरियल चित्रकला की एक शैली है जो हाल ही में सुर्खियों में रही, या किस राज्य से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तो ये तेलंगाना से संबंधित है। तो चलिए कुछ जो प्रमुख चित्रकलाएं हैं भारत की उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं, और वो किस राज्य में हैं वो भी हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए जो मधुबनी चित्रकला है ये बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत बार पूछी गई है डी ग्रुप में भी, जो सीटेट या यूपी टेट का एग्जाम देते हैं उनमें भी कई बार ये पूछी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार।
जो मधुबनी चित्रकला है ये बिहार से रिलेटेड है। ये घरों की दीवारों पर बनाया जाता है कोई शुभ अवसर के माहौल उत्सव पर। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बिहार। फिर पट्ट चित्रकला आपसे पूछे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा से रिलेटेड है। पट्ट चित्र का मतलब कपड़ों के ऊपर चित्रकलाएं बनाई जाती हैं। फिर पिथौरा चित्रकला जो है ये गुजरात से रिलेटेड है, ठीक है। कलमकारी चित्रकला जो है ये आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, उसी तरीके से आंध्र प्रदेश से ये रिलेटेड है। काली घाट जो है कोलकाता से रिलेटेड है, कोलकाता में काली घाट चित्रकलाएं बनाई जाती हैं। फिर वर्ली जो है ये महाराष्ट्र से रिलेटेड है, वर्ली कहाँ से, महाराष्ट्र से, ठीक। तो ये सब आप लोग याद रखना, परेशान ना होइए, वीडियो को अंत तक देखिए, फिर हम बताएंगे आप लोगों को इसका PDF कहाँ और कैसे मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है, एक व्यक्ति 480 में 2 घड़ियाँ खरीदता है, वह एक घड़ी को 15% हानि पर और दूसरी को 9% लाभ पर बेच देता है। उसके पश्चात उसे ज्ञात होता है कि उसने दोनों घड़ियाँ एक समान मूल्य पर बेची। दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज पर हम लोगों को नहीं जाना, यहाँ पर पूछा है दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो 480 रुपया दे रखा, 480 रुपये में 2 घड़ियाँ खरीदी गई हैं, ठीक है। तो फिर वहाँ पर क्रय मूल्य पूछा है, तो बाई ऑप्शन से हम लोग करते हैं, ऑप्शन को ऐड करेंगे तो 480 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 285 और 200 को ऐड करेंगे तो 485 आएगा, जो कि हमारा 480 के बराबर नहीं है। इसको जब ऐड करेंगे तो ये 460 के बराबर आएगा, जो कि 480 के बराबर नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए 280 और 200 तो 480 ये हो जाएगा। तो यहाँ देखिए लैंग्वेज में आप लोगों को गुमराह करने के लिए इतनी ज़्यादा लंबी लैंग्वेज लिख दिया गया है, लेकिन ये बाई ऑप्शन से ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य पूछा है। तो देखिए भैया जो 480 रुपये की 2 घड़ियाँ खरीदी गई हैं, तो अलग अलग भी उन दोनों घड़ियों का मूल्य 280 और 200 रुपया होगा। तो सारे चारों ऑप्शन में केवल एक ही में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में 480 दोनों को ऐड करने पर। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर जो हमारा 3 है यही आंसर हो जाएगा राइट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो इसमें देखा निम्नलिखित में से किस तत्व में उच्च आयनीकरण ऊर्जा है, ठीक है। तो उच्च आयनीकरण ऊर्जा, तो इसमें सब राइट आंसर हो जाएगा हीलियम, ठीक है। लेकिन ये जो चारों ऑप्शन में जो गैसेस दे रखी हैं ये सभी नोबल गैसें हैं, ठीक है, जो आवर्त सारणी में शून्य वर्ग के तत्व कहलाते हैं, या जो 18वें वर्ग में होती हैं वो ये गैसें। इनको अक्रिय गैस के नाम से या उत्कृष्ट गैस या दुर्लभ गैस के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग ये जो अक्रिय गैसें हैं इनकी बात करें तो जो रेडान है, रेडान को छोड़कर सभी जो वायुमंडल में पाई जाती हैं, ठीक है। तो रेडान को छोड़कर जितनी भी 18वें वर्ग में गैसें होती हैं वो सब हमारे वायुमंडल में पाई जाती हैं, ठीक। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछता है, अगर आपसे पूछे गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो हीलियम जो है ये गुब्बारों में गैस भरी जाती है। गुब्बारों और गोताखोर लोग जो होते हैं ऑक्सीजन में मिक्स करके हीलियम को ले जाते हैं, ठीक। तो याद रखेंगे हीलियम जो है गुब्बारों में भरी जाती है और गोताखोर, ये 2 लोग। फिर यहीं से अक्रिय गैसों से एक और क्वेश्चन बनता है कि बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो मोस्टली आर्गन जो है बल्बों में भरी जाती है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं हम लोग। इसमें दे रखा है, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उनके आधार पर तय करें कि कौन से निष्कर्ष कथनों को तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। तो कथन इसमें दे रखा है, कथन दे रखा है सभी सुअर गंदे हैं। तो हम लोग चलिए डायग्राम बना लेते हैं जो सुअर का है। तो इसमें दे रखा है सभी सुअर जो हैं वो क्या है, गंदे हैं, ठीक। तो हमने सभी सुअर जो हैं इनको गंदे वो कर दिए हैं। फिर उसमें ये देख यहाँ पर दे रखा है सभी गंदे कीचड़ युक्त हैं, ठीक है। तो सभी जितने गंदे हैं सबको कीचड़ युक्त कर देंगे, सभी कीचड़ युक्त हो गए, कीचड़ युक्त। तो चलिए निष्कर्ष पे हम लोग चलते हैं। तो इसमें दे रखा कुछ कीचड़ युक्त सुअर हैं, तो देखिए ये तो गलत ही हो जाएगा, ठीक, क्योंकि इसमें देखा कुछ कीचड़ युक्त सुअर हैं। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा क्योंकि बीच में जो लेयर है इस तरीके से। तो यहाँ पर अगर होता कुछ गंदे सुअर हैं तो सही होता, लेकिन कुछ कीचड़ सुअर हैं, तो इसलिए ये जो निष्कर्ष फर्स्ट है ये गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पर दिया जो दूसरा निष्कर्ष इसमें देखा कुछ कीचड़ युक्त गंदे हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ कीचड़ युक्त जो है ये गंदे हैं, तो ये दोनों जस्ट एक दूसरे के पास में है, गंदे और कीचड़ युक्त। तो इस तरीके से सेकंड जो निष्कर्ष है ये सही होगा। तो देखते हैं इसमें केवल जो सेकंड अनुसरण निष्कर्ष है वही फॉलो करेगा बस। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 4 में देखिए केवल निष्कर्ष सेकंड फॉलो कर रहा है, ठीक। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। इसमें दे रखा निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तो अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा क्लोरीन, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों होता है, तो जो मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब जो सबसे ज़्यादा इन चारों में से आपको जो सबसे कम इलेक्ट्रॉन चाहिए अष्टक को कंप्लीट करने के लिए वही सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग जूम करके दिखाते हैं तो यहाँ पर देखिए फास्फोरस में जो P
P के पास 3 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ इसको अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि P 6 होता है, 6 मतलब, तो यहाँ पर 3 इसको चाहिए, यहाँ पर एल्युमिनियम को 5 चाहिए। क्लोरीन ही ऐसा है जिसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो सबसे कम यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जिसको जितने कम अष्टक पूरे करने के लिए इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत होती है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव क्षमता उतना ही ज़्यादा होती है। तो ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्लोरीन। तो ये चारों जो तत्व दे रखे हैं, आप लोग इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दे रखा है, ये न्यूमेरिकल से क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स हाउस द्वारा विभिन्न सुविधाओं के लिए लिया जाने वाला मासिक शुल्क इस प्रकार है। जिम के लिए 500 रुपये, स्विमिंग पूल के लिए 1500 और टेनिस कोर्ट के लिए 2000। इन सुविधाओं का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं की सूची नीचे दी गई है। जिम का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं से वे प्रतिमाह कितना कमाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। क्यों ईजी क्वेश्चन है? क्योंकि यहाँ पर पूछा है जिम, जितने लोग जिम करते हैं उनसे जो कितना रुपया कमाया जा सकता है। तो देखिए, जिम वालों से 500 रुपया वसूला जाता है। तो यहाँ पर 300 बंदे हैं, 300 बंदे हैं और पर कैंडिडेट 500 रुपया फीस है। ठीक, तो 300 को 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर इस तरीके से 3 × 5 = 15 और 4 0, तो इस तरीके से इतना रुपया है जो कमाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए 1,50,000। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बोल रखा है किसी समकोण त्रिभुज, ठीक है, इसमें पूछ रहा किसी समकोण त्रिभुज की 2 संलग्न भुजाएं। ठीक, तो समकोण त्रिभुज हम पहले बना लेते हैं। कोई ये समकोण त्रिभुज है, इसकी संलग्न भुजाएं 1.5 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? परिवृत्त का क्षेत्रफल निकालना, सबसे पहले हम लोग परिवृत्त बना लेते हैं। तो यहाँ पर परिवृत्त की बात करें तो इस तरीके से हमारा परिवृत्त हो जाएगा, जो तीनों भुजाओं को टच करता है। सही से बन नहीं पाया, फिर से हम लोग बनाते हैं। तो इस तरीके से हमारा डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सोल्यूशन, अगर यहाँ पर अगर जो ट्रायंगल ABC बन रहा है, तो इसका अगर हम कर्ण निकालें तो BC = हमारा हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1.5 का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो इसको सॉल्व जब हम करेंगे तो आप लोग सॉल्व कर लेना। तो यहाँ पर कर्ण निकल कर आएगा 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर आएगा। तो यहाँ पर अगर जो सर्कल बन रहा है, परिवृत्त बन रहा है, इसकी त्रिज्या अगर बात करें तो ये जो कर्ण निकल कर आएगा इसी का आधा कर देंगे तो हमारी त्रिज्या निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पर आधा करेंगे हम लोग, तो त्रिज्या हो जाएगी हमारा 1.25। ठीक, ये हमारी त्रिज्या हो जाएगी। लेकिन अब पूछ रहा है जो परिवृत्त बन रहा है इसका हमको एरिया निकालना है। तो एरिया होता है, किसी वृत्त का एरिया होता है πr²। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग πr², तो यहाँ पर देखिए सभी ऑप्शन में पाई दे रखा है, बट हमको r का स्क्वायर करना है। 2.5 का स्क्वायर करेंगे, तो 2.5 का स्क्वायर करेंगे तो 1.5625 ये आएगा हमारा, और पाई साथ में पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग चलते हैं। इसमें देखा कौन सा विकल्प चित्र निम्न प्रश्न चित्र के साथ निकटतम समानता रखता है। तो देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। चलिए देखते हैं कैसे। तो अब हमको बताना है ये इसके साथ में ये कौन से समानता रखते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो ये वाला इमोजी बनी है ये बड़ी भुजा के सामने है। ठीक है, तो इमोजी देखते हैं हम लोग बड़ी भुजा के सामने कहाँ पर है। तो देखिए इसमें भी नहीं है, ये गलत, इसमें भी बड़ी भुजा के सामने नहीं, इसमें है। ठीक है, इसमें है, लेकिन इसमें है और इसमें है, लेकिन ये जो मैग्नेट बना है सी, तो सी देखिए इस भुजा के साथ में इस तरीके से बना है। तो यहाँ पर इस तरीके से बना, तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इजी क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 में इसमें दे रखा है 1000 रुपये की धनराशि को तारा, तमन्ना, टीना के साथ 4:5:6 के अनुपात में वितरित किया जाता है। तारा और टीना की राशियों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो चलिए जो रेशियो दे रखा है 4, 5, 6, हम लोग इसको मान लेते हैं 4x, 5x और 6x। ठीक है, तो क्रमशानुसार ये तारा है और तमन्ना। देखिए रेलवे की एक खास आदत, नाम देता है तो एक ही लेटर से, तारा, तमन्ना, इस तरीके से टीना, कि आप लोग कोई शॉर्ट फॉर्म ना यूज कर पाओ, पूरा नाम ही लिखना पड़े, इतना कंफ्यूज कर देता है रेलवे। ब्लड रिलेशन में तो जैसे अमन, अनीता, अनन्या, इस तरीके के नाम एकदम बहुत डिफिकल्ट दे देता है। ठीक, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना कि वहाँ पर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाना। ठीक है, तो इस तरीके से दे रखा है। ठीक, तो इन चारों को अगर हम लोग ऐड कर लें 4x + 5x, तो टोटल 1000 रुपया हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x = आ जाएगा हमारा 1000/15। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पर निकल के आ गई। लेकिन यहाँ पर पूछा है तारा और टीना का डिफरेंस पूछा है, तारा और टीना के रुपये में कितना डिफरेंस होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तारा कितना है 4 है और टीना कितना है 6x है, तो निकल कर कितना आ जाएगा 4x डिफरेंस 6x बराबर हमारा आ जाएगा 2x।
ठीक है। तो x की वैल्यू तो यहाँ दे रखी है, तो यहीं पर रख देंगे तो डिफरेंस हमारा जाएगा 2 गुणे x की वैल्यू है 1000/15। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 133.33 आ जाएगा। राइट आंसर हमारा इस तरीके से ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। मैंने रखा भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्ट सेंट जॉर्ज। जो फोर्ट सेंट जॉर्ज था ये अंग्रेजों द्वारा भारत में निर्मित पहला किला था। ठीक है, तो इसी के साथ में हम लोग कुछ और प्लस पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं। तो ईस्ट इंडिया द्वारा जो पहला कारखाना था ये 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया गया था। ठीक, तो ये भी हम लोग प्लस पॉइंट के तौर पर इसको याद रखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में ये क्वेश्चन नंबर गलत है। क्यों गलत है ये भी हम लोग देख लेते हैं। आंकड़ों जो आंकड़े दे रखे हैं कि माध्य माध्यिका का मान ज्ञात कीजिए। भैया जो आंकड़ा दे रखा होता है या तो उसमें माध्य ही पूछ लो आप, या तो माध्यिका ही पूछ लो। ठीक है, माध्य माध्यिका कुछ होता ही नहीं। अगर यहाँ पर माध्य माइनस माध्यिका होता तब तो निकाल सकते थे, बट इसीलिए ये क्वेश्चन गलत कर दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 पे इसमें देखा ब्रिटिश सरकार ने कुविख्यात रेलवे अधिनियम कब पारित किया था? इस अधिनियम में बिना मुकदमा के राजनीतिक नज़रबंदी की अनुमति दी गई थी। ठीक, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड 1919 में रोलेक्ट अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ से जो 1919 की डेट बन रही, तो यहाँ से हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं कि 1919 में आखिर और क्या क्या चीज़ें हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले तो रोलेक्ट एक्ट 1919 में हुआ, फिर दूसरे में जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है ये 1919 में हुआ था। ठीक है, और गांधी जी का जो खिलाफत आंदोलन हुआ था, स्टार्ट किया गया था, तो ये भी गांधी जी का खिलाफत आंदोलन 1919 में स्टार्ट किया गया था। ठीक, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। और असहयोग आंदोलन ये 1920 में था भाई, तो इसको भी हम लोग याद रखेंगे। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग ये सारी इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखेंगे, क्योंकि यही सबसे क्वेश्चन बनता है, तो हमको वही पढ़ना है जितना क्वेश्चन में पूछता है। ठीक है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में दे रखा 2 सतहों के बीच की अनियमितताओं के परिणाम रिक्त स्थान होता है। तो देखिए यहाँ पर हमने डायग्राम बना दिया। एक प्लेन सरफेस है, ऊपर वाली जो ग्रीन कलर से है ये प्लेन सरफेस है, और ये हमारी खुरदड़ी सरफेस है। तो दो सरफेस के बीच में अनियमितता है, मतलब एक प्लेन है, खुरदड़ी है, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो हम लोग हाई स्कूल में पढ़े हैं, इसके फलस्वरूप जो होता है घर्षण उत्पन्न होता है यहाँ पर। ठीक, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में दे रखा 2018 में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको हम लोग नबार्ड बोलते हैं, ने जलवायु परिवर्तन के लिए अपना पहला केंद्र शुरू किया, या किस शहर में प्रारंभ किया गया? तो देखिए ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा लखनऊ। बट यहाँ पर देखिए नबार्ड से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम लोग इसके ऊपर कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें हम लोग, तो नबार्ड का फुल फॉर्म यहाँ पर हो जाएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर देख लीजिए मुंबई में है। स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना इसकी देखिए यहाँ पर स्थापना दे रखा है, स्थापना इसकी 12 जुलाई 1982 में हुई थी। ठीक है, और प्रेजेंट टाइम पे अगर इसके चेयरमैन की बात करें, नबार्ड के चेयरमैन कौन हैं? तो GR चिंताला। ठीक है, GR चिंताला जो है इसके चेयरमैन है। ठीक, तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे दे रखा है कौन से राज्य में भारत के पहले विलेज ऑफ बुक्स का उद्घाटन किया गया और उसे सार्वजनिक रूप से पढ़ने के लिए खोल दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट महाराष्ट्र। तो यहाँ पर देखते हैं 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों ऑप्शन में राज्यों के नाम दे रखे हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक बहुत ज़्यादा प्रचलित क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस राज्य का कौन सा राज्यपाल है। तो यहाँ पर अगर हम लोग महाराष्ट्र के राज्यपाल की बात करें तो भगत सिंह कोश्यारी हैं। राज्यपाल कौन है महाराष्ट्र के? भगत सिंह कोश्यारी हैं प्रेजेंट टाइम पे। बिहार के कौन है? फागू चौहान। केरल के हैं आरिफ मोहम्मद खान। ये 2022 का डाटा हम लोग बता रहे हैं। ठीक है, ये गुजरात के कौन से हैं राज्यपाल? तो आचार्य देवव्रत हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम सबको पढ़ते जाएंगे, कवर करते जाएंगे। अगर हम बता रहे हैं कम से कम, अगर हमारे जो डी ग्रुप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप लोग 10 पेपर देख लेते हो तो चैलेंज देते हैं कम से कम आप वहाँ पर 70 नंबर स्कोर करके आओगे, क्योंकि हम उतना ही पढ़ाएंगे, उतना ही बताएंगे जितना क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं हम लोग। तो इसमें देखा है यदि 1 किलोग्राम मिश्र धातु में 32% कॉपर, 40% जिंक और ट्रेस निकिल है तो मिश्र धातु में कॉपर की मात्रा कितनी होगी? तो देखिए मिश्र धातु जो दिया है वो 1 किलो दिया है। अब इसमें बताना है कि जो कॉपर की मात्रा कितनी होगी। तो 1 किलो को हम लोग ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर 32% निकालना है। तो इसका 32% हो जाएगा हमारा, 1000 का 32% हो जाएगा 320 ग्राम। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। इसमें कथन दे रखा है क्या बिना खेल गतिविधियों में शामिल हुए लगातार काम करने के कारण जैक कुंठित बन जाएगा? तो धारणा दे रखी है हाँ, एक स्वास्थ्य और समग्र विकास के लिए शारीरिक विकास समान रूप से महत्वपूर्ण है। और सेकंड दे रखा है नहीं, काम करने से पैसे मिलते हैं और पैसा कुछ भी खरीद सकता है जो आनंद दे। तो देखिए यहाँ पर केवल धारणा जो
फर्स्ट है वही तर्कपूर्ण है, क्योंकि अगर स्वास्थ्य आपका खराब हो गया तो पैसों से खरीदा नहीं जा सकता है। ठीक, तो इस तरीके से हमारा जो देखिए यहाँ पर केवल धारणा एक प्रबल है, तो इस तरीके से ऑप्शन हमारा सेकंड राइट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो इसमें दे रखा है 60 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को 40 मीटर स्थानांतरित करने के लिए कितना बल लगेगा, कितना बल होना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन गलत है, क्यों गलत है ये भी आप लोग रीजन जान जाइए यहाँ पर। तो देखिए फोर्स निकालने के लिए जो फार्मूला होता है हम लोग यूज करते हैं वो होता है F=ma। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में दे रखा है m तो दे दिया है, बट ये जो 4 मीटर है ये विस्थापन है, विस्थापन को हम लोग d से या फिर s से डिनोट करते हैं। तो इस तरीके से जो फार्मूला बनता है तो वहाँ पर F होता है Fd, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर देखो फोर्स निकालने के लिए एक्सेलरेशन मतलब त्वरण देना चाहिए था, तो त्वरण नहीं दिया है इसलिए हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, या फिर कहीं कहीं पर W को हम लोग Fs से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग फार्मूला याद रखना, कहीं पर आपसे काम पूछ ले तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बराबर किसके होता है, जो वर्क डन, जो काम किया जाता है उसके बराबर होता है। तो इसलिए ये क्वेश्चन गलत है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 23 पे बोल रखा है कि अगस्त 2017 में भारत के 45वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में निम्नलिखित में से किसने शपथ ली थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीपक मिश्रा। ठीक है, लेकिन अब हम लोग प्रेजेंट टाइम पे देखते हैं करंट अफेयर के हिसाब से। तो वर्तमान 2021 में जो न्यायाधीश हैं वो कौन से न्यायाधीश हैं, तो NV रमन। ठीक है, NV रमन जो हैं वो 2021 के मुख्य न्यायाधीश हैं। ये कौन से नंबर के हैं, 48वें नंबर के हैं ये न्यायाधीश NV रमन। तो हम लोग इनको याद रखेंगे। ठीक है, अगर यहीं पर आपसे बात करें कि भारत के जो पहले मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश HJ कन्या हैं। ठीक, और इनकी ज्वाइनिंग कब हुई थी, तो इन्होंने 26 जनवरी 1950 में अपना पद ग्रहण किया था। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। 24 पे दे रखा है रिक्त स्थान। भारत का पहला शहर है जिसने अपने यहाँ के वाहनों पर उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले ईंधन के आधार पर रंगीन होलोग्राम युक्त स्टील स्टिकर चिपकाने की व्यवस्था की है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली में प्रदूषण ज़्यादा होने के कारण वहाँ पर यह सुविधा अपनाई गई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चारों ऑप्शन जो हैं वो कैपिटल के नाम दिए हैं किसी राज्य के। ठीक, तो हम लोग देख लेते हैं। जैसे दिल्ली की कैपिटल तो आपको पता है नई दिल्ली। हैदराबाद किसकी कैपिटल है, तो यहाँ पर तेलंगाना जो है, तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। तो ये भी हम लोग पढ़ते जाएंगे, साथ में पूछ सकता है आपसे। बेंगलुरु किसकी है, कर्नाटक की है। चेन्नई किसकी है, तो चेन्नई तमिलनाडु की है, तमिलनाडु की है। तो ये सब हम लोग पढ़ते चलेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 इसमें दे रखा है जेलेना और जेडन की वर्तमान आयु का योग 70 वर्ष है। 5 वर्ष पहले जेडन की आयु जेलेना की आयु की दोगुनी थी, तो जेडन की वर्तमान आयु कितनी हो। इसमें देखा है जेलेना और जेडन की जो वर्तमान आयु का योग दे रखा है वो है 70 वर्ष। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको मान लेंगे। फिर उसने बोला है 5 वर्ष पहले, तो यहाँ पर 5 वर्ष पहले जेडन और जेलेना की आयु दे रखी, तो 5 वर्ष पहले जो जेडन की आयु है वो जेलेना की आयु का दोगुना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर दोगुना कर देंगे। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 जेलेना माइनस जेडन इक्वल टू 5 आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड हम लोग मान लेंगे, पक्षांतर करने पर ये सब आ जाएगा, तो आप लोग कर लेना। फिर यहाँ पर जो ये इक्वेशन सेकंड आ गई हो, जो इक्वेशन फर्स्ट है, इन दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए ऐड कैसे किया गया है। तो देखिए यहाँ पर इक्वेशन जो फर्स्ट है उसको वैसे ही लिख लेंगे। ठीक है, जेलेना प्लस जेडन इक्वल टू 70 दे रखा है, और इक्वेशन सेकंड 2 जेलेना माइनस जेडन इक्वल टू 5, इसको वैसे ही लिख लेंगे इक्वेशन 2 को। फिर यहाँ पर प्लस करना है, तो देखिए प्लस करेंगे तो प्लस का जेडन है और माइनस का जेडन, तो ये दोनों आपस में कट के 0 हो जाएंगे। फिर जेलेना प्लस 2 जेलेना मिलकर 3 जेलेना हो जाएगा यहाँ पर, और 70 प्लस 5 मिलकर 75 हो जाएगा। अब इसको 3 जो है मल्टीप्लाई में है, बराबर किस तरफ आएगा तो अपॉन में हो जाएगा, तो कैंसिल होकर 25 बचेगा। तो जेलेना इक्वल टू 25 वर्ष आ गया। तो जेलेना की आयु 25 वर्ष है, तो जेडन की आयु निकालना है। तो दोनों आयु का जो योग दे रखा था 70 है, तो 70 में से 25 माइनस कर देंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 45 वर्ष सॉरी। तो 25 माइनस करेंगे तो 45 वर्ष हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो सही हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अगले पे चलते हैं, 26 नंबर पे। तो इसमें दे रखा है जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता होती है। तो देखिए जब हमारी जो बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब अष्टक कंप्लीट होता है तो उसकी जो संयोजकता होती है उसको हम लोग संयोजकता उसकी 0 होती है। जैसे जो अक्रिय गैसों का जो पूरा वर्ग है, जो 18वां वर्ग है, 18वां वर्ग है, उसमें सभी तत्वों की जो संयोजकता होती है वो 0 होती है। ठीक है, तो इस तरीके से राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और संयोजकता की बात करें तो संयोजकता होता क्या है, ये आप लोग डिफिनेशन देख लीजिए। तो किसी भी तत्व के अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए त्यागे अथवा ग्रहण किए गए जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है
उसकी संयोजकता कहलाती है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ ले किसी तत्व की संयोजकता निकालने के लिए तो कैसे निकालेंगे, तो एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखो यहाँ पर क्लोरीन का एक एग्जाम्पल देके निकाल के भी बता दिए। तो सबसे पहले तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। अब 17 का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद सबसे लास्ट में देखिए 3p5 आ रहा है, मतलब अब इसको अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर संयोजकता हमारी एक हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग ये सब याद रखना। तो वीडियो को देखते रहिए, अंत तक देखना, बहुत ही हेल्पफुल मिलेगी आप लोगों को ये वीडियो। इसका जो PDF है, PDF भी हम आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें रखा 28 अक्टूबर 2017 को कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में स्पेन को हराकर अंडर-17 विश्व कप किसने जीता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड ने जीता। ठीक है, तो यहाँ देखिए स्पोर्ट्स से कुछ करंट अफेयर पूछा गया है। तो स्पोर्ट के बारे में अगर हम लोग देखें करंट अफेयर, तो जो भरत सुब्रमण्यन है वो 14 वर्ष के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक है, ये 73वें ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं इंडिया के। और अगर फीफा जो 2021 का है इसकी बात करें, तो इसके फीफा 2021 के बेस्ट प्लेयर कौन से हैं, तो लेवांडोस्की हैं, ये भी हम लोग याद रखेंगे। और खेलो इंडिया गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया जाएगा, खेलो इंडिया 2023। और जो के श्रीकांत जो हैं वो 2021 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत पदक जीते हैं। ठीक, तो इनको हम लोग याद रखेंगे, कौन, के श्रीकांत ने 2021 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। और जो PV सिंधु हैं वो भी रजत पदक जीती है 2021 में। ठीक, तो इन लोगों को हम लोग याद रखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। इसमें दे रखा रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा पर मोम जैसा पदार्थ की परत पाई जाती है या पदार्थ है, तो ये पदार्थ है क्यूटिन का। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। तो इस क्वेश्चन में बोल रखा है निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। तो चलिए हम लोग इसमें त्रिभुजों की संख्या गिनकर देखते हैं। तो सबसे पहले एक त्रिभुज ये हो गया, एक हमारा हो गया, फिर ये 2 हो गए, ठीक है, फिर ये 3 हो गए, 3 त्रिभुज यहाँ से बन गए, फिर ये हमारा चौथा हो गया, ये हमारा 5वां हो गया और ये 6वां हो गया। तो इस तरीके से 6 त्रिभुज इसमें बन रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 6 है ये सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। इसमें देखा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है, तो इसमें अपरिमेय संख्या नहीं पूछ रहा, मतलब परिमेय संख्या बताना। तो इसमें 4 ऑप्शन में से बताना परिमेय संख्या कौन सी है। तो देखिए ये तो परिमेय संख्या पाई तो बिल्कुल ही नहीं है, गलत हो जाएगा। परिमेय संख्या का मतलब ऐसी संख्या जो p/q के रूप में व्यक्त की जा सके, मतलब इसका अगर भाग किया जाए तो पूरी तरीके से संख्या कट जाए या दशमलव में आ जाए, मान लो इस तरीके से संख्या आ गई या फिर इस तरीके से आ गई, बार लगा है तब भी ये परिमेय संख्या है। लेकिन कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं जो कभी कटती नहीं, संख्याएं रिपीटेड आती रहती हैं, तो वो जो रिपीटेड संख्या कभी कटती नहीं है उनको हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो इसमें जो परिमेय संख्या है ये है रूट 6084। अगर रूट 6084 का हम लोग रूट निकालेंगे तो 78 आएगा। तो इस तरीके से जो ऑप्शन नंबर 4 है ये सही हो जाएगा हमारा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 पे चलते हैं। इसमें दे रखा 2 संख्याओं का गुणनफल 1.728 है, यदि उनमें से एक संख्या 6.4 है तो दूसरी संख्या बताएं। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरी संख्या बतानी है, 2 संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, देखिए भाई साहब, और एक संख्या कोई है तो दूसरी संख्या हमको बतानी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बाई आसानी इसको सॉल्व करें, यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, और दशमलव के बाद यहाँ पर 1 अंक है। तो ऐसी संख्या हमको मल्टीप्लाई करना है जो दशमलव के बाद, जिसमें मान लो दशमलव लगा, दशमलव के बाद कोई 2 नंबर हों, कोई भी 2 नंबर हो सकते हैं, 1 2 3 कुछ भी, तो दशमलव के बाद 2 नंबर होने चाहिए। तो देखते हैं चारों ऑप्शन में दशमलव के बाद 2 नंबर किस में है, तो दशमलव इसमें है ही नहीं, दशमलव के बाद इसमें 3 नंबर है और इसमें दशमलव के बाद 1 नंबर है, लेकिन ऑप्शन नंबर जो 3 है इसमें ही दशमलव के बाद 2 नंबर हैं। तो इसी तरीके से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, 32 नंबर। 32 में बताया गया है सॉल्व कीजिए। तो ठीक है, सॉल्व करना बहुत ईजी है। देखो 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 तो आ जाएगा, लेकिन पॉइंट कहाँ लगाना है, तो 1 अंक यहाँ पर, 1 अंक यहाँ पर और 2 अंक बाद यहाँ पर लगा, तो 4 अंक बाद पॉइंट लगाना है। तो 1 2 3 4, देखिए 4 अंक बाद पॉइंट लग गया, तो ऑप्शन नंबर ये सही है। ठीक, तो इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 पे चलते हैं। इसको देखिए आप लोग सॉल्व कर लोगे। इसमें कह रहा है यदि L के लिए प्लस है और M के लिए माइनस है, N के लिए गुणा है और P के लिए डिवाइड का उपयोग किया जाता है, तो जो नीचे कोड दिया गया है इसका मान कितना होगा। तो देखिए सोल्यूशन देख लीजिए आप लोग, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, हम लोग इसको करवाएंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर बात को वीडियो देख के अभी देख लो। ठीक है, तो ईजी क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, 34 पे। इसमें दे रखा है काला अजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर 2, अधोमुखी युग्मक विखंडन। ठीक है, तो काला अजार कैसे होता है, तो काला अजार जो है रोगवाहक मक्खी के कारण होता है। तो मक्खी का नाम आप लोग देख लीजिए, तो जो मक्खी है
फ्लैबोटामस अर्जेंटाइप्स। तो आप ये मक्खी का नाम देख लीजिए, जो काला अजार जिसके कारण होता है, फ्लैबोटामस अर्जेंटाइप्स। ये आप मक्खी इसको याद रखना, इस मक्खी के कारण ही काला अजार हमारा होता है, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें बोल रखा है 35 में, तो 35 में कह रहा है विषम संख्या की पहचान कीजिए, विषम को आपको निकालना है। तो ये जो हमने टेबल देखिए लिख कर दे दी है, इसमें देखिए तो यहाँ पर एल देखो, एल जो है ये 12, एल के बाद 12 लिखा, तो एल का क्रमांक कितना है, तो 12 है यहाँ पर, इसलिए ये सही है। फिर एन का जो क्रमांक है वो 14 है, ये भी ठीक है, मतलब जो अल्फ़ाबेट लिखा उसके सामने उसका क्रमांक लिखा गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर पी की बात करें तो पी के बाद में 17 लिखा गया है, जो कि पी जो है हमारा 16 नंबर पे आता है टेबल में, आप लोग देख लीजिए। तो इस तरीके से ये जो यही विषम है, ठीक है, सी वाला। तो इस तरीके से सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि डी में देखिए आर जो है, आर के सामने 18 लिखा, तो 18 का प्रमाण क्रमांक पे कौन आता है, आर आता है। तो इस तरीके से आर भी सही है, मतलब ए बी और डी तीनों सही, लेकिन सी जो है वो डिफरेंट है। तो इस तरीके से हम लोग याद रखेंगे। और यहाँ पर आप लोग इजोटी से आप लोग प्रमाण क्रमांक भी, आप प्रमाण क्रमांक सॉरी, जो अल्फ़ाबेट है उनके क्रमांक भी याद रख सकते हैं। तो जैसे ई से 5 है, जैसे 10, ओ से 15, टी से 20 और वाई से 25। काफ़ी लोग जो रीजनिंग सॉल्व किए हैं ये तो जरूर ही पढ़े होंगे। तो चलिए हम लोग लिख दिए हैं, क्योंकि जब पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे तो पीडीएफ में आप लोग इसका रिवीजन करते टाइम तो आपको कोई बोरिंग ना महसूस हो, कोई कहीं अलग से चीज़ पढ़ना ना पड़े, सब कुछ इसी में आपको मिल जाए, इसलिए हमने टेबल भी बना दी है इसमें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगले पे चलते हैं। 36 में दे रखा है 324 से पूर्णतः विभाज्य 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 324 से पूर्णतः विभाज्य संख्या कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं 324 किस किस संख्या से कटेगी। तो भाई देखिए ये लास्ट में 4 है, इसका मतलब 2 से कटेगा, ठीक है। फिर इस संख्याओं का योग देखते हैं, 3 2 5, 5 + 4 मतलब 9, 9 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब 3 से भी ये संख्या कटेगी। और फिर लास्ट की 2 संख्या 24, 24 4 से कटेगी, तो इसका मतलब 4 से भी डिविजिबल है। देखिए डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए अगर लास्ट की 2 संख्याएं, जो ये 2 संख्याएं हैं, इकाई और दहाई जो अंक हैं, ये 4 से अगर कट जा रहे हैं तो ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। तो ये जो 324 है, 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी और 4 से भी कटेगी। तो अब चारों ऑप्शनों में से हमको ऐसी संख्या निकालनी है जो इन तीनों से अगर कट जाएगी तो वो पूर्णतः 324 से विभाज्य होगी। तो देखिए 2 मतलब 2 से तो सब, जो 2 संख्या है 2 से सभी विभाज्य हैं, क्योंकि सम संख्याएं सब में है। यहाँ पर 6, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 0, तो इसका तो काम खत्म हो गया। अब ले लेते हैं हम लोग 4 से। तो देखिए 2 संख्या 96, 4 से कटेगा, कट जाएगा, 96 4 से कट जाएगा। लेकिन 3 से ये कटेगा, तो 3 से ये नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, 9 कट जाएगा, ये 9 कट जाएगा, 7 ये कटेगा, ये कटेगा, 7 नहीं कट पाएगा 3 से। और यहाँ पर भी 3, ये भी 3 3 3, और यहाँ पर अगर 6, ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी, बट 4 से नहीं कटेगी। ये 98 लास्ट का 98 4 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसी तरीके से आप लोग चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है यही डिविजिबल होगा। ये जो 9 9 7 9 2 ये जो संख्या है ये 2 से भी कटेगी, 3 से भी, 4 से भी, ठीक है। तो आप लोग करके देखना इसी तरीके से, अगर एग्जाम में आएगा तो इसी तरीके से भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। तो इसमें दे रखा पाइप ए पाइप बी की अपेक्षा 1/4 समय में टंकी को भरता है। पाइप ए की तुलना में पाइप सी उसे भरने में 3 गुना समय लेता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो वे 24 घंटे में एक खाली टंकी को भर सकते हैं। यदि पाइप सी को चालू ना किया जाए तो टंकी को भरने के कितने घंटे लगेंगे, ठीक है। तो इसमें बताना है कि ए और बी अगर टंकी को भरेंगे तो कितने घंटे में भर देंगे। तो यहाँ पर चलिए क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं और करते हैं। तो यहाँ पर दे रखा पाइप ए पाइप बी की अपेक्षा 1/4 समय में टंकी भरता है। तो इसका मतलब ए इक्वल टू जो है वो हमारा 4b हो जाएगा, ठीक है। और वहीं पर फिर आगे बोल रखा है पाइप ए के तुलना में पाइप सी उसे भरने में 3 गुना समय लेता है। मतलब ए जो है वो 3c के मतलब 3 गुना सी के बराबर है। तो अगर इन दोनों को हम लोग बराबर करें एक, तो ए इक्वल टू 4b इक्वल टू 3c हो जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि ए जो है वो 1 लीटर पर घंटे पानी भरता है, ए बी जो है वो 4 लीटर पर घंटे भरता है, ठीक है। और सी जो है हमारा वो 3 लीटर पर हावर पानी भरता है। तो यहाँ से हम लोग टंकी की कैपेसिटी अगर निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, तो 1 घंटे में देखते हैं कितना पानी भरेंगे, तो इनको सबको ऐड कर लेते हैं। तो 1 घंटे में टोटल हमारा 1 4 और 3 मिलकर 8 लीटर प्रति घंटा आ जाएगा, 8 लीटर प्रति घंटा, ठीक। तो
8 लीटर प्रति घंटा ये लोग अगर तीनों एक साथ पानी को भरेंगे तो 1 घंटे में 8 लीटर भरेंगे, लेकिन 24 घंटे में भरना है तो 24 गुणे 8 बराबर 192 लीटर जो है वो पानी हमारा टंकी की क्षमता आ जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पर बोला गया है अगर सी को ना चालू किया जाए तो ए और बी उसे कितने घंटे में भर देंगे। तो यहाँ पर ए और बी केवल बात की गई, ए और बी अगर अकेले ही काम करते हैं तो टंकी की कैपेसिटी है 192 और ए जो है वो 1 लीटर पर घंटे भरता है, बी जो है 4 लीटर प्रति घंटे भरता है। तो इसको ऐड करके डिवाइड कर देंगे तो 192/5 बराबर, इसको सॉल्व करेंगे 30.4 घंटे राइट आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर जो देखिए यहाँ पर थर्ड है ये सही हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 पे चलते हैं। इसमें बोला एक्स और वाई दो पाइप क्रमशः 24 घंटे और 32 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खुले हैं तो पहली पाइप को किस समय बंद कर देना चाहिए जिससे टैंक भरने में केवल 16 घंटे का टाइम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग जो एक्स और वाई टंकी दे रखी हूँ तो उनके बारे में चलिए देखते हैं। तो एक्स जो है वो 24 घंटे में कोई, ठीक है, और वाई कितना टाइम लेता है 32 घंटे टाइम लेता है। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा जो 96 निकल कर आएगा, तो 96 लीटर कैपेसिटी हो जाएगी टंकी की। ठीक है, तो यहीं पर अगर हम लोग क्षमता देखें तो एक्स 1 घंटे में कितना लीटर पानी भरेगा तो 4 लीटर, कितना 4 लीटर पर हावर। कैसे, 96 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर वाई की क्षमता कितनी आ जाएगी तो 3 लीटर आ जाएगी 3 लीटर पर घंटा। ठीक, तो अगर ये दोनों एक साथ में चालू किए जाएंगे तो 7 लीटर 1 घंटे में पानी भरेंगे, 7 लीटर पर हावर। ठीक है, लेकिन वहाँ पर बोला गया है कि 16 घंटे में जो है तो वहाँ पर बोला गया है पहली पाइप को किस समय बंद करना चाहिए जिससे कि टैंक को भरने में 16 घंटे ही लगे। ठीक है, तो चलिए, तो जो हमारा दूसरा छेद है या पाइप है, जो दूसरा पाइप है, तो दूसरा पाइप तो 16 घंटा चलेगा, मतलब जो वाई है, वाई पाइप वो 16 घंटा काम करेगा, मतलब 16 घंटा काम करेगा, लेकिन वाई की क्षमता यहाँ पर 3 लीटर पर घंटे है तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो वाई तो 16 घंटा काम करेगा तो ये तो 48 लीटर पानी भरेगा 16 घंटा में। ठीक है, लेकिन कैपेसिटी हमारी 96 है, 96 मतलब 48 दूना 96, मतलब आधी टंकी तो वाई भरेगा, बट जो 48 लीटर बचा हुआ पानी है वो कौन भरेगा, वो एक्स भरेगा। तो एक्स की क्षमता है 4 लीटर, तो 4 को हम लोग डिवाइड कर देंगे 48 से, तो इस तरीके से हमारा 12 आ जाएगा, 12 घंटे। ठीक है, तो 12 घंटों में भरेगा, तो इस तरीके से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 पे चलते हैं। इसमें दे रखा है कुछ पॉइंट डार्क हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट डार्क हैं, वेन डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। कुछ पॉइंट जो हैं, ये पॉइंट हैं डार्क हैं, ये डार्क हो गया। फिर इसमें सभी डार्क कोट हैं। ठीक है, तो सभी डार्क कोट हम लोग बना लेते हैं, सभी डार्क कोट हैं। तो यहाँ पर निष्कर्ष देखते हैं, कुछ पैंट कोट हैं, तो ये तो सही होगा। कुछ पैंट देखिए यहाँ पर, कुछ पैंट जो हैं ये क्या हो गए हैं, कोट हो गए हैं, तो ऑप्शन नंबर ये निष्कर्ष फर्स्ट तो सही है। फिर निष्कर्ष सेकंड, सभी कोट पैंट हैं, तो देखिए सभी कोट यहाँ पर पैंट नहीं है क्योंकि कुछ ही पैंट हैं, तो ये तो गलत होगा। तो निष्कर्ष केवल फर्स्ट फॉलो कर रहा है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है विषम को चुनिए। ठीक है, तो देखिए एल जो है, एल है, एल का वाटर इमेज इस तरीके से बन गया है, सॉरी एफ बन गया है यहाँ पर, समझ जाइए आपका। एल का वाटर इमेज इस तरीके से एल बन गया है और एम का वाटर इमेज इस तरीके से बन गया। इसी तरीके से यू भी वाटर इमेज है, लेकिन यहाँ पर वी वाटर इमेज नहीं है, तो इसलिए जो विषम है ये हमारा वी वाला हो जाएगा, मतलब डी। तो इस तरीके से डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 पे चलते हैं। इसमें दे रखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अवक्षेप का रंग कैसा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सफ़ेद। ठीक है, वाइट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग ये जो रासायनिक अभिक्रिया भी आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो क्या बनता है, वाटर और CaCO3। तो इस तरीके से आप लोग ये इक्वेशन भी देख सकते हैं, कभी कभार पूछ सकता है कंप्लीट करने के लिए इक्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 पे चलते हैं। इसमें दे रखा है 2735 का 4 वर्ष के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अर्जित ब्याज होगा,
तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट पे है, इजी क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट SI इक्वल टू PRT अपॉन 100, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, प्रिंसिपल है 2735 गुणे जो हमारा रेट दे रखा 5% है और टाइम हमारा 4 साल है, अपॉन में 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो इसको सॉल्व करेंगे तो 547 रुपया निकल कर आएगा सिंपल इंटरेस्ट। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पर 43 में पूछ रहा है विषम को चुनिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टी जो है टी भी इस पे आता है, तो टी के नीचे उसका अल्फ़ाबेट का जो क्रमांक है वो लिखा हुआ है, ठीक है। और वहीं पर अगर इजोटी से हम लोग निकालें तो ओ भी 15 नंबर पे आता है, एल 12 पे आता है, लेकिन जो एक्स है ये एक्स जो है 24 नंबर पे आता है, लेकिन यहाँ पर 23 लिखा है। तो इस तरीके से ये विषम हमारा हो जाएगा। तो कौन सा बी जो है ये विषम है, ऑड। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 44 पे चलते हैं। इसमें देखा 80 किलोग्राम की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड में ऊपर उठाने हेतु तो आवश्यक औसत शक्ति रिक्त स्थान होगी। तो इसमें जो शक्ति बतानी है कितनी आवश्यक होगी, ठीक है। तो अगर हम लोग शक्ति की डिफिनेशन के बारे में अगर जान लें थोड़ा सा, तो शक्ति किसे कहते हैं, कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं। इसको हम लोग P से डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है कार्य करने की दर को, तो W/T, W क्या है वर्क डन है, और यहाँ पर जो कार्य हमारा हो जाएगा mgh/T हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर m दिया है 80 kg, g की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हाइट जो है हमारी वो 40 मीटर है। हाइट क्या है वो 40 मीटर है, और टाइम दे रखा है यहाँ पर 50 सेकेंड, ठीक है। तो अब ये सारी वैल्यू रख के हमको यहाँ से पावर निकल आएगा, शक्ति निकल आएगी। तो यहाँ पर चलिए हम लोग वैल्यू रख देते हैं 80 × 10 × 40 अपॉन में 50। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 640 जूल पर सेकेंड, ठीक है, जूल पर सेकेंड, या फिर जूल पर सेकेंड को हम लोग वाट भी बोलते हैं, जूल पर सेकेंड को हम लोग वाट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों यूनिट आप लोग याद रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। तो इसके साथ में कुछ हम लोग और प्लस पॉइंट देख लेते हैं। तो यहाँ पर पावर का फार्मूला तो आप लोग देख ही चुके हैं, ठीक है। अगर काइनेटिक एनर्जी का आप लोग फार्मूला देख लीजिए, क्योंकि फिजिक्स में का क्वेश्चन है, तो इससे भी आपका न्यूमेरिकल बन सकता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये काइनेटिक एनर्जी है, ठीक, मतलब गतिज ऊर्जा, ये गतिज ऊर्जा का फार्मूला है, गतिज ऊर्जा। अब तो एक और यहीं से फार्मूला बनता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थैतिक एनर्जी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है हमारा PE = mgh, इसकी भी यूनिट जूल होती है। और वर्क का फार्मूला आप लोग देख लीजिए, वर्क क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसको हम लोग F/D या FS से भी लिखते हैं, ठीक है। तो वर्क का भी हमारा यूनिट जूल होती है। तो ये सब फार्मूले आप लोग याद रखना, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 45 में। तो इसमें दे रखा है दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इसमें दे रखा प्रश्न बॉक्स में पिरामिडों की संख्या कितनी है, ठीक है। और कथन फर्स्ट दे रखा है बॉक्स में कुछ पीले, लाल और नीले रंग के पिरामिड रखे हैं, और दूसरे में कह रहा है बॉक्स में 6 पीले, 7 लाल रंग के पिरामिड और कुछ नीले रंग के पिरामिड हैं। तो यहाँ पर बताना है कौन से कथन की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर जो नीले रंग के पिरामिड है उसकी संख्या नहीं दे रखी है, तो इसलिए यहाँ पर दोनों अपर्याप्त हैं पिरामिडों की संख्या निकालने के लिए। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ना तो 1 और 2 दोनों ही अपर्याप्त, ठीक है। तो 1 और 2 कथन से नहीं निकाला जा सकता है बॉक्सों की संख्या कितनी होगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 पे। तो इसमें देखा निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। तो देखिए इस तरीके के समीकरण आए पहले ही, तो सबसे पहले हम लोग बाई ऑप्शन सॉल्व करते हैं। तो अगर यहाँ पर हम लोग ये जो राइट आंसर इसका ले लेते हैं, एक बार x की वैल्यू -3 लेना है और एक बार x की वैल्यू 0 लेना है। तो चलिए रख के हम लोग दिखाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग x की वैल्यू -3 ले लें तो 2, फिर 2 × -3 + 3 और ये -17 बराबर किसके होना चाहिए 9, 2 की पावर -3 और -2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा बराबर में वैल्यू आ जाएगी, LHS = RHS हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग चारों ऑप्शन में रखकर देखेंगे x की वैल्यू, एक बार -3 एक बार 0। अगर ऑप्शन नंबर फर्स्ट उठा रहे हैं पहले तो एक बार -1 रखेंगे x की वैल्यू और दोबारा -2 रखेंगे x की वैल्यू। अगर बराबर दोनों RHS और LHS दोनों बराबर आ रहे हैं तब सही है, अन्यथा गलत है। तो इसमें हम लोग रख के दिखा दिए, तो इस तरीके से इसका आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 47 में। तो इसमें दे रखा है निम्नलिखित प्रश्न आकृतियों की श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को कौन सी उत्तर आकृति प्रतिस्थापित करेगी, ठीक है। रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा आकृति आएगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये जो स्टार बना हुआ है, स्टार इस भुजा पर आ गया है, अगले में यहाँ पर आ गया है,
फिर तिवारा यहाँ पर आ गया है, इसका मतलब यहाँ से घूमना स्टार्ट किया, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर, अब अगली बार में यहाँ पर। तो क्वेश्चन मार्क में हमको देखना है जो आकृति बनी होगी उसमें स्टार हमारा इस भुजा के पास होना चाहिए। तो ऐसा स्टार कहाँ पर है, तो स्टार हमारा ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अब इसमें दे रखा है ब्लड रिलेशन से है, तो इसमें देखा मनोज शशि का शशि मनोज की बहन है। तो हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं डायग्राम। मनोज की बहन शशि है, शशि बहन है इसलिए फीमेल हो जाएगी। फिर उसने बोला है शशि के पिता के पिता, शशि के पिता के पिता मनोज से कैसे संबंधित हैं। तो मनोज से ये कैसे संबंधित है ये हमको बताना है। तो देखिए मनोज के ये दादा हो जाएंगे। ठीक है, तो दादा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 49 नंबर पे। तो इसमें देखा यदि कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर रखी गई है तो इसका आवर्धन कितना होगा। ठीक है, तो आवर्धन पूछा है, तो ये देख लीजिए यहाँ पर आवर्धन का फार्मूला दिया है। ठीक है, आवर्धन इक्वल टू होता है m इक्वल टू आई अपान ओ। ठीक है, या दूसरा v अपान यू। ठीक, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, तो आवर्धन का फार्मूला लिख लेते हैं m इक्वल टू वी अपान यू। तो क्वेश्चन में दिया क्या क्या है, तो क्वेश्चन में r दिया है, r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो r से हम लोग f निकाल लेंगे, f क्या होता है, f इक्वल टू r/2 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा f इक्वल टू हमारा 5/2, 5/2 फोकस दूरी आ जाएगी हमारी यहाँ से। फिर इसमें जो u दिया है, मतलब दर्पण, जो उत्तल दर्पण के सामने जो वस्तु रखी है, वस्तु की दूरी दे रखी है, तो u इक्वल टू हमारा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर माइनस लगेगा सेंटीमीटर, क्योंकि दर्पण के बाईं साइड में रखा है, इसलिए u जो है हमारा माइनस होगा। तो यहाँ से अगर हम देखो u दिया है, ठीक है, u पता है, v नहीं पता, v पता हो जाए तो हमारा आवर्धन निकल आएगा। तो v निकालने के लिए हम लोग दर्पण के फार्मूले पर चलेंगे, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ पर अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, तो हो जाएगा 1/f की वैल्यू है 5/2 इक्वल टू 1/v निकालना है, प्लस 1/u की वैल्यू है 10, लेकिन माइनस का है इसलिए माइनस लगा देंगे। ठीक, तो फिर यहाँ से हम लोग v की वैल्यू निकालेंगे, तो हो जाएगा हमारा 1/v इक्वल टू 2/5 माइनस 1/10। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3/10। ठीक है, तो इस तरीके से v की वैल्यू जो निकल कर आएगी, v इक्वल टू आ जाएगा 3.33 सेंटीमीटर। ठीक, तो v की वैल्यू निकल के आ गई यहाँ पर। अब लेकिन हमको निकालना क्या है, आवर्धन क्षमता, मतलब आवर्धन निकालना, m इक्वल टू निकालना है। तो यहाँ पर देखिए v की वैल्यू आ गई है, तो यहाँ पर v की वैल्यू आ गई थी 3.33 और u की वैल्यू दे रखी थी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस का 10 था तो यहाँ पर रखेंगे, तो ये हमारा निकल कर आएगा 0.33। ठीक है, तो ये हमारा आवर्धन निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन जो है सेकंड सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 50 में इसमें दे रखा है निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साक्षी मलिक। तो देखिए करंट अफेयर की बात थी 2017 में, बट हम लोग यहाँ पर 2021, 20, 19 की बात कर लेते हैं। करंट अफेयर में किन खिलाड़ियों को पद्म पुरस्कार मिला है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें, देखिए आप लोग क्वेश्चन में देख लीजिए, तो यहाँ पर हमने बता दिया है पद्म विभूषण। ठीक है, जो भारत रत्न के बाद भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, तो पद्म विभूषण होता है। ठीक, तो इसको किसने पाया है, तो मैरी कॉम को 2020 में पद्म विभूषण दिया गया है। ठीक है, तो ये हम लोग याद रखेंगे। और हाँ, डी ग्रुप में एक ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि मैरी कॉम कहाँ से रिलेट करती है, किस राज्य से रिलेट करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। और पद्म भूषण 2020 में किस खिलाड़ी को दिया गया है, तो पीवी सिंधु को दिया गया है। और पद्मश्री किनको किनको मिला है, तो पद्मश्री देखिए 5 खिलाड़ियों को मिला है 2020 में। तो पहले नंबर पर यहाँ पर हैं ओनिम बमन देवी, ये पूर्व फुटबॉल कप्तान थी। ठीक है, और यहाँ पर दूसरे नंबर पर बात करें तो MP गणेश, ये पूर्व हॉकी प्लेयर हैं। और तीसरे नंबर पर जीतू रॉय, ये एक शूटर हैं। और चौथे नंबर पे महिला हॉकी कप्तान रानी रामपाल। ठीक है, लेकिन 5वां नाम जो है वो छूट गया है, तो यहाँ पर जहीर खान एक क्रिकेटर हैं, उनको दिया गया है। जहीर खान ये क्रिकेटर हैं, इनको दिया गया है। ठीक, पद्मश्री 2020 में। तो ये हम लोग पॉइंट याद रखेंगे। तो चलिए अगर हम लोग बात कर लें 2021 में पद्म विभूषण किनको मिला है, तो पद्म विभूषण 7 लोगों को दिया है। तो 7 लोगों में से आप लोग नाम सातों पढ़ लेना, लेकिन एक नाम बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर में है इस समय। तो कौन, जापान के पूर्व PM जो हैं शिंजो आबे। ठीक है, इनको
पद्म विभूषण मिला है। ठीक है, तो ये हम लोग याद रखेंगे। तो चलिए, जो कुछ भारत रत्न 2019 में मिले थे, तब से अभी कोरोना की वजह से भारत रत्न किसी को नहीं दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं 2019 में किनको किनको भारत रत्न मिला है। तो नंबर 1 पे भूपेन हजारिका, ये गीतकार, संगीतकार और कवि हैं। ठीक है, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे, क्या है ये, गीतकार, संगीतकार, क्योंकि क्वेश्चन में घुमा के कुछ भी पूछ सकता है कि भूपेन हजारिका किस से रिलेट करते हैं, किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं, ये भी हम लोग याद रखेंगे। ठीक, तो चलिए यहाँ पर फिर सेकंड नंबर पे नानाजी देशमुख हैं, ये समाज सेवी थे। प्रणब मुखर्जी, ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, प्रणब मुखर्जी। इन तीनों लोगों को भारत रत्न मिला था 2019 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। 51 नंबर पे हम लोग चलते हैं। तो 51 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि दिए गए कथन पर विचार करें और निर्णय लें कि दी गई अवधारणाओं में से कौन सी कथन में अंतर्निहित है। तो कथन दे रखा है, आजकल डॉक्टर रात के खाने में चावल के सेवन का सुझाव देते हैं। तो अवधारणा फर्स्ट दे रखा है, यहाँ पर देखिए थर्ड लिखा है लेकिन ये फर्स्ट है, तो इसको फर्स्ट कर लेते हैं। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो अवधारणा फर्स्ट है, ये देर रात के भोजन से शरीर में अधिक टॉक्सिन का निर्माण होता है क्योंकि भोजन लंबे समय तक अपचित रहता है। तो ये तो गलत है। ठीक है, ये फर्स्ट अवधारणा जो, ये तो गलत है। फिर चावल जल्दी पच जाता है, ये सही है। चावल जल्दी पच जाता है, ये सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड पे दे रखा, केवल सेकंड अंतर्निहित करता है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 पे दे रखा है, प्रश्न चित्र में दी गई दोनों आकृतियों में से कौन सी उत्तर आकृति बनाई गई है। ठीक है, तो इस आकृति से कौन सी उत्तर आकृति में बनाया गया है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इस तरीके से, फिर इस तरीके से, तो हमारी जो ये देखो ए नंबर वाली आकृति है, ये बनाई गई है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा सही। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। तो इसमें कह रहा, बाहुबली फिल्म श्रृंखला में भल्लाल देव के चरित्र का अभिनय करने वाले अभिनेता का नाम क्या है। तो भाई लोग, आप लोग बाहुबली 1 और बाहुबली 2 दोनों मूवी आप लोग देखे होंगे, तो उसमें आप लोगों को कमेंट करके बताना है भल्लाल देव का नाम क्या है। इन चारों ऑप्शनों में से आपको कमेंट करके बताना है कौन सा नाम है भल्लाल देव का। तो राइट आंसर आप लोग बताना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 54 में इसमें दे रखा, उस भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है जो विश्व में चौथा सबसे तेज कंप्यूटर है और मौसम और जलवायु अनुसंधान संबंधी कार्यों में सक्षम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यूष। ठीक, तो जो प्रत्यूष है ये हमारा भारतीय सुपर कंप्यूटर है। ठीक, अगर पूछ ले इसको किसने बनाया, किस कंपनी द्वारा बनाया गया है, तो इसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेट्रोलॉजी द्वारा बनाया गया है। ये कहाँ पर स्थित है, ये पुणे में स्थित है। तो चलिए कुछ और हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन है, तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर हमारा परम है। ठीक है, और परम का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, तो इसका लेटेस्ट वर्जन परम ईशान है। ठीक है, और परम को किस कंपनी द्वारा बनाया गया है, तो परम को अर्ध सरकारी कंपनी सीडैक द्वारा बनाया गया है। ठीक है, लेकिन आपसे ये भी पूछ सकता है इस करंट टाइम में कौन से सुपर कंप्यूटर हैं जो काम में लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो मौसम विभाग द्वारा या जलवायु परिवर्तन को अनुमान लगाने के लिए प्रत्यूष और मिहिर, ये 2 सुपर कंप्यूटर हैं जो भारत में काम लिए जाते हैं, और ये दोनों के दोनों स्वदेशी सुपर कंप्यूटर हैं। तो इन लोगों को हम लोग याद रखेंगे, प्रत्यूष और मिहिर 2 सुपर कंप्यूटर हैं जो इस टाइम काम में लिए जा रहे हैं। ठीक, तो यहीं पर हम लोग बात कर लेते हैं, रैंकिंग के आधार पर सुपर कंप्यूटर के बारे में जान लेते हैं। तो अगर सुपर कंप्यूटर के मामले में सबसे नंबर 1 प्रदेश कौन सा है, तो जापान जो है सबसे नंबर 1 प्रदेश है सुपर कंप्यूटर के मामले में। ठीक है, उसके बाद अमेरिका दूसरे नंबर पर आता है, यूके यूनाइटेड किंगडम जो है वो तीसरे नंबर पर, और अपना भारत जो है वो चौथे नंबर पर आता है सुपर कंप्यूटर की दक्षता के बारे में। तो ठीक, ये हम लोग रैंकिंग भी याद रखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन ईजी है, बस बोर्ड मास लगाना है, कुछ नहीं हो जाएगा। इसका सोल्यूशन आप लोग देख लीजिए। तो सोल्यूशन आप लोग देख लीजिए। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। आप लोग सॉल्व करके देख लेना, -167 आ जाएगा इसका राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। इसमें देखा है, निम्न चित्र में कितने आयत हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग आयत को गिनना है, सिंपली है, गिन लेते हैं कितने हैं। तो सबसे पहले हम लोग छोटे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक आयत ये दे रखा है, दूसरा ये दे रखा है, फिर 1 और 2 को मिलाने पर 3 आयत बन जाएंगे। यहाँ पर एक देखिए 3 बन गए। ठीक, यहाँ पर ये 3 बन गया। फिर ये चौथे नंबर पर ये चौथा है। ठीक, और ये 4 को मिलाने पर ये बड़ा वाला एक और बन जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर 5 हो जाएंगे। कितने, 5 हो गए। तो इसी में 5 हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, इसको लेते हैं 6 छठवें वाले को। तो यहाँ पर इस तरीके से 6 बन जाएंगे। ठीक है, 6 हो गए, और 6 और इसको कंप्लीट नीचे वाले जो 5 बन रहे हैं उनको मिलाने पर तो ये टोटल हो जाएगा हमारा 7। ठीक है, 7। फिर यहाँ पर देखते हैं ये वाला 8वां बन रहा है, 8। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं इस 8 और ये कंप्लीट मिलाने पर यहाँ पर कितने बन जाएंगे, 9। ठीक है, और ये पूरा कंप्लीट मिलाने पर यहाँ पर ये पूरा 10 बन जाएगा। कितना, 10 यहाँ पर। फिर ये देखो एक छोटा सा, ये 11 नंबर पे यहाँ 11 बन रहा है। फिर 11 के साथ में इसको ले लें तो ये हो जाएंगे 12। ठीक है, फिर वहीं पर अगर इसको यहाँ पर 12 के बाद ये देखो ये 13 हो गया, 13। फिर यहीं पर ये देखिए इसको मिला दें और इसको आपस में मिला दें तो हो जाएंगे 14।
रेक्टेंगल हो जाएंगे 14, ठीक है। और जो सबसे बड़ा वाला एक बन रहा है ये वाला कंप्लीट, ये हमारा हो जाएगा 15वां। कितने हो जाएंगे? 15। तो टोटल हमारे 15 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 15 टोटल हो जाएंगे। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग काउंट कर लेंगे, ठीक। तो इसको हम इरेज कर देते हैं, आप लोग दोबारा काउंट कर लेना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 57 पे दे रखा है, एक कबड्डी टीम द्वारा कुछ मैचों की एक श्रृंखला में प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित हैं, ठीक। तो टीम द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका निकालना है। तो सबसे पहले जो पद दिए होते हैं, आंकड़ा दिए होते हैं, उनको हम आरोही या अवरोही क्रम में पहले व्यवस्थित कर लेते हैं, ठीक। तो चलिए हम पहले आरोही क्रम में इनको लिख लेते हैं। 2, 5 और यहाँ पर 7 देखें 2 बार आया है, 8 भी 2 बार आया है, और हमारा 10 भी कितनी बार आया है? 2 बार आया है। तो अब आरोही क्रम में लिखने के बाद हम लोग देखते हैं इसमें जो बीचों बीच में 2 जो पद होते हैं, जैसे यहाँ n = 16 है, तो अगर यहाँ से स्टार्ट करें तो जो 8वें नंबर पर होगा, और जो राइट साइड से स्टार्ट करेंगे तो राइट साइड से जो 8वें नंबर पर होगा, उन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो 10 और 14 यहाँ पर बीचों बीच में पद आ रहे हैं, ठीक है। तो 10 और 14 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा यही आ जाएगा 24/2 बराबर 12 आ जाएगा। तो यही हमारी माध्यिका हो जाएगी, ठीक है। अगर यहीं पर अगर कोई जैसे 15 पद दिए होते, यहाँ पर अगर 15 पद दिए होते, तो हम लोग जो बीचों बीच वाला पद होता वही माध्यिका हो जाती। जैसे 15 अगर दिए होते यहाँ पर, तो 7 दाईं तरफ से छोड़ देते और 7 बाईं तरफ से छोड़ देते, और जो बीचों बीच में बचता 8वां पद, वही हमारा माध्यिका हो जाती, ठीक। तो या फिर आप लोग बेसिक फार्मूले से कर सकते हैं, 1/2 ब्रैकेट में n/2वां पद प्लस n+2/2वां पद, इस तरीके से फार्मूला लगा के भी आप लोग कर सकते हैं। तो माध्यिका वाला क्वेश्चन है, इजी है, बस थोड़ा आंकड़े ज़्यादा लंबे दे दिए हैं, ठीक है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 12। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 पे। तो इसमें दे रखा है, दिया गया पाई चार्ट दिसंबर 2017 तक भारत के विभिन्न बैंकों द्वारा संसाधित गैर निष्पादन संपत्ति, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एनपीए कहते हैं, तो एनपीए के बारे में जानकारी देता है। तो यदि सभी बैंकों के अंतर्गत कुल एनपीए 300 लाख रुपये करोड़ है, तो दिसंबर 2017 तक बैंक ए का एनपीए कितना होगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो बताना है लाख करोड़ में बताना। तो देखिए ए का पूछा, ए का एनपीए कितना हो जाएगा, तो ए = यहाँ पर दे रखा है 30%, ठीक है, 30%। लेकिन 30% किसका निकालना है, तो 30% हमको 300 का निकालना है, ठीक है। तो 300 टोटल एनपीए है, तो 30% किसका? 300 का। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे, तो हो जाएगा 30% को हटाएंगे, अपॉन में 100 आ जाएगा, 300, 100 और 3, तो इस तरीके से हमारा 90 आ जाएगा, 90 लाख करोड़, ठीक है, 90 लाख करोड़ रुपये आ जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है ये सही हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, 59 पे। इसमें दे रखा है, यदि PEARL को QFBSM लिखा जाता है तो SUIT को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर अगर जरा से हम लोग ध्यान दें तो देखते हैं, तो P से क्यों हुआ है, ठीक है, P से क्यों हुआ तो कैसे हुआ, +1 किया गया है। फिर E से F हुआ है तो कैसे हुआ है, +1 किया गया है। और A से यहाँ पर B हो गया है तो सब में प्लस किया गया है। R से फिर S हो गया है, L से M हो गया, तो सब में +1 किया गया है, ठीक है। तो उसी तरीके से हम लोग देख लेते हैं, सूट में +1 करेंगे सारे लेटर में, तो S में +1 करेंगे तो हमारा T हो जाएगा, U में +1 करेंगे तो हमारा V हो जाएगा, I में +1 करेंगे तो J, और T में +1 तो U। तो इस तरीके से जो हमारा ऑप्शन मैच हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, 60 पे भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें देखा निम्नलिखित प्रश्न आकृतियों की श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को कौन सी उत्तर आकृति प्रतिस्थापित करेगी, ठीक। तो इसमें देखते हैं, तो अगर जब भी गौर करें हम लोग, तो ये वाला जो देखें यहाँ पर ये वाला टर्म है, ये तीसरी आकृति में नीचे आ गया है, ठीक है। और ये जो ओम वाले सिंबल हैं, तो ओम वाला यहाँ पर देखिए इस तरीके से आ गया है। तो अगर हम देखें तो जो पहली आकृति है वो तीसरे में फिट हो रही है, और दूसरी आकृति वो चौथे में फिट होगी। लेकिन कैसे होगी, तो देखिए जो यहाँ पर था वो यहाँ पर आ गया, तो उसी तरीके से प्लस माइनस है तो प्लस माइनस यहाँ पर आना चाहिए। तो अगर हम लोग इस तरीके से एक आकृति यहाँ पर बना लें, तो अगर यहाँ पर हम लोग आकृति बना लेते हैं, ठीक है, तो प्लस और माइनस तो यहाँ पर आएगा, इसके अकॉर्डिंग प्लस माइनस यहाँ आएगा, और जो ओम वाले सिंबल हैं वो ऊपर चले जाएंगे, और ये वाला नीचे आ जाएगा। तो ये वाला नीचे जब आ जाएगा तो इस तरीके से कुछ बन जाएगा समथिंग, और ये जो प्लस माइनस और स्टार रात में है ये ऊपर हो जाएगा। तो ऐसा कहीं पे बन रहा है, तो कहीं पे बन रहा है, तो देखिए इसमें बन रहा है, ये जो डी वाला है इसी में बन रहा है, प्लस माइनस यहाँ है, प्लस माइनस यहाँ है, पाई ओम का जो सिंबल यहाँ पर है, और ये ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है। तो इस तरीके से जो डी आकृति है यही सही होगा। तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन नंबर 4 जो है डी से मैच हो रहा है, इसलिए डी सही है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं। इसमें दे रखा है, तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में रिक्त स्थान कक्षाएँ होती हैं,
ठीक है। तो तीसरे जो आवर्त होता है उसमें कुल 18 तत्व तक होते हैं, ठीक है। ठीक, 18 प्रमाण क्रमांक तक तत्व होते हैं, तो उसमें KLMN 3 कक्षाएं ही होंगी, ठीक है उसमें। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है ये सही हो जाएगा। तो देखिए आप लोग आवर्त सारणी भी देख लीजिए। तो यहाँ पर अगर आवर्त सारणी में बात करें तो देखिए ये हमारा जो ये पहली आवर्त है, ये दूसरी आवर्त है और ये तीसरी आवर्त है, ठीक है। तो तीसरी आवर्त का लास्ट वाला देखिए तब तो 18 नंबर पर है, 18वें नंबर पर है। तो इसका कहने का मतलब आवर्त सारणी में 3 आवर्त तक केवल 18 तत्व ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ और हम लोग देख लेते हैं। जो एस ब्लॉक का पहला वर्ग होता है वो क्षारीय धातु होता है और जो दूसरा होता है वो क्षारीय मृदा धातु, ठीक है। तो इसी तरीके के कुछ और भी हम लोग आवर्त सारणी से रिलेटेड बताएंगे चीज़ें जब आगे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 62 पे हम लोग चलते हैं। इसमें देखा 2 स्टेशनों के बीच की कुल दूरी 390 किलोमीटर है। एक ट्रेन इस दूरी का 182 किलोमीटर 56 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से और 108 किलोमीटर 72 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से पूरा करती है। शेष दूरी को ट्रेन द्वारा 1/4 घंटे में पूरा किया जाता है। पूरी यात्रा के दौरान ट्रेन की औसत गति ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग चलिए ट्रेन के बीच की दूरी जो है उसको ड्रा कर लेते हैं। तो जो स्टेशन, एक स्टेशन को हमने S1 मान लिया और दूसरे को S2 मान लेते हैं, ठीक। दूसरे को S2 मान लिए। तो इन दोनों के बीच की दूरी जो दे रखा है वो 390 किलोमीटर है। कितनी? 390 किलोमीटर है। लेकिन इसको जो कंप्लीट किया जाता है वो 3 अलग अलग दूरियों में कंप्लीट किया जाता है। पहली दूरी जो 182 किलोमीटर है और दूसरी जो है वो 108 है और तीसरी जो बचा हुआ शेष दूरी है वो 100 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि जो बची हुई दूरी 390 है तो इसको 182 और 108 को जोड़ेंगे तो 290 हो जाएगा। 290 390 से माइनस करेंगे तो 100 किलोमीटर जो शेष दूरी बची हुई वो आ जाएगी। तो यहाँ पर बताया शेष दूरी जो है उसको 1/4 घंटे में तय किया जाता है, जिसको हम लोग 5/4 लिख सकते हैं, ठीक। ये घंटे हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो 182 किलोमीटर की दूरी है इसको कितने की स्पीड में तय किया जा रहा है? 56 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से। और इस 108 किलोमीटर की जो दूरी है इसको 72 की स्पीड से तय किया जा रहा है। तो अब हमारा टाइम इक्वल टू होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी 182 किलोमीटर है और चाल हमारी 56 है। तो इस तरीके से हमारा जो टाइम है निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर टाइम हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो टाइम आ जाएगा हमारा 13/4। अब फिर इसको जब, तो यहाँ पर जो 108/72 का टाइम आ जाएगा तो ये T2 बराबर हो जाएगा हमारा 3/2 घंटे, ठीक है। ये टाइम आ जाएगा। और जो तीसरा टाइम है ये तो दिया ही 5/4 आवर। अब ये टोटल टाइम यहाँ से निकालेंगे तो सबको ऐड कर देंगे टोटल टाइम, तो निकल कर आ जाएगा टोटल टाइम हमारा 5/4 प्लस 3/2 प्लस 13/4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 घंटा हमारा टोटल निकल कर आएगा टाइम। और अगर एवरेज स्पीड क्या होती है तो यहीं पर एवरेज स्पीड पूछा है। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू हमारा हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना है? 390 किलोमीटर अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कितना निकला है? 6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 65 किलोमीटर पर हावर निकल कर आ जाएगी स्पीड। तो इस तरीके से जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है ये सही हो जाएगा, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 63 पे चलते हैं। तो इसमें बोल रहा है पवित्रन अदिति का भाई है और ऋषभ अदिति के भाई का पुत्र है। पवित्रन ऋषभ का रिक्त स्थान है। तो ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है? पवित्रन आदित्य का भाई है। तो आदित्य का भाई कौन है? पवित्रन। आदित्य का भाई कौन है? पवित्रन। पवित्रन शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, पवित्रन है। फिर उसने क्या बोला है कि हाँ भाई है और ऋषभ आदित्य के भाई का पुत्र है। तो आदित्य का भाई कौन है? पवित्रन है, ठीक है। ये भाई है, ठीक। और भाई का पुत्र ऋषभ है। तो ये ऋषभ जो है भाई का पुत्र है, आदित्य के भाई का पुत्र है। तो ऋषभ, ये ऋषभ हो जाएगा। तो उसमें बोला गया है कि पवित्रन ऋषभ का क्या है। तो यहाँ ऋषभ और पवित्रन का रिश्ता बताना है। तो देखिए पवित्रन जो है वो ऋषभ का कौन है? पिता हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं। इसमें दे रखा है यदि a + a/a = 8 तो a³ + 1/a³ = क्वेश्चन मार्क, मतलब इसका मान बताना है। तो चलिए हम लोग करके देखते हैं। तो इसका एक बेसिक फार्मूला है वो आप लोग ध्यान दीजिए, बस आ जाएगा इसका राइट आंसर। तो हम लोग यहाँ पर a + 1/a का होल क्यूब जो होता है इसी का फार्मूला से ये आ जाएगा यहाँ पर। तो इसको जब हम लोग फार्मूले को खोलेंगे तो हो जाएगा a³ + 1/a³ + 3 ब्रैकेट में a +
1/a, क्योंकि यहाँ पर 3ab होता है, तो a और b मिलकर यहाँ पर 1 हो जाएगा, कट जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो यहाँ पर हमको निकालनी है a³ प्लस 1/a³ की वैल्यू निकालनी है। तो ये वाला जो पार्ट है ये प्लस का है, तो इधर आ जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक। तो ये प्लस 1/a का होल क्यूब माइनस का हो जाएगा 3 ब्रैकेट में a प्लस 1/a, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए a, ये जो a प्लस 1/a की वैल्यू दे रखी है 8, तो इस तरीके से हो जाएगा 8³ माइनस 3 ब्रैकेट में 8। अब इसको सॉल्व करेंगे, 8 का क्यूब करेंगे तो 512 आएगा, ठीक है। 8 3 24, 512 माइनस 24 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4 रो, सर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 पे दे रखा है एक रिक्त स्थान एक जटिल स्थायी ऊतक है, ठीक। तो हम लोग याद रखेंगे जाइलम जो है ये एक जटिल स्थायी ऊतक है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा फर्स्ट होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें दे रखा एक घर में एक महीने के दौरान 150 यूनिट की ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, जूल में इस ऊर्जा की मात्रा क्या होगी, ठीक है। तो जूल में हमको बताना है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग बता दें, अगर जो ऊर्जा जो होती है 1 वाट इक्वल टू क्या होता है, 1 वाट इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, ठीक। ये हमारी ऊर्जा होती है, 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड। तो यहाँ पर देखिए जो यूनिट दे रखी है तो 150 यूनिट जो घर पे हम लोग यूज करते हैं, तो एक यूनिट क्या होता है, ये 150 किलो वाट हावर होता है, ठीक है। ये इसकी यूनिट जो होती है ये किलो वाट हावर को हम लोग यूनिट बोलते हैं, तो किलो वाट हावर, तो 150 को हम लोग किलो वाट हावर में कन्वर्ट कर देंगे बस। तो किलो की वैल्यू कितनी होती है 1000, ठीक है। वाट को ऐसे ही लिखे रहने देंगे हम लोग, क्योंकि वाट बराबर है तो जूल में कन्वर्ट करना, तो वाट वैसे ही रहेगा, वाट और मल्टीप्लाई ये हावर को हम लोग क्या सेकंड में कन्वर्ट कर दें, तो हावर को जो है सेकंड में तो 60 मिनट होते हैं गुणे 60, तो इस तरीके से हम लोग 6×36, ठीक है। तो 15 गुणे 36 और कितने जीरो हो गए, 1 2 3 4 5 गुणे 10 की पावर 5 जीरो हो गए यहाँ पर, ठीक है। फिर अब 15 और 36 को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5400 गुणे 10 की पावर 5 जूल, ठीक, 5 जूल। लेकिन अब देखो आंसर जो है 10 की पावर 8 में दे रखा है, तो हम लोग पॉइंट यहाँ लगाएंगे, 3 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे और पावर 10 की 3 बढ़ा लेंगे, तो इस तरीके से राइट आंसर हो जाएगा 5.4 गुणे 10 की पावर 8 जूल, ठीक। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है ये सही हो जाएगा, ठीक। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें देखा है दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और चुनने की कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करते हैं। कथन दे रखा सभी रिंग गोल होती हैं, ठीक है। तो जो सभी रिंग हैं ये क्या होती हैं, रिंग है ये, तो सभी रिंग बोला है क्या होती हैं, ये गोल होती हैं, तो सभी रिंग क्या हैं, गोल हैं। फिर दूसरा कथन है सभी गोल वस्तुएं होती हैं, तो ये जो सभी गोल हैं ये क्या हैं, वस्तुएं हैं, सभी गोल वस्तुएं हैं, सभी गोल वस्तुएं हैं। तो इसका निष्कर्ष निकाला गया है यहाँ पर। तो निष्कर्ष फर्स्ट है सभी रिंग वस्तुएं हैं, तो देखिए सभी रिंग जो हैं वो वस्तुएं हैं, ठीक है, तो सही है। फिर दूसरे में क्या बोला गया, सभी वस्तुएं रिंग हैं, सभी जो ये वस्तुएं हैं ये रिंग नहीं है, कुछ वस्तुएं रिंग हैं, ये होता तो सही था, तो इस तरीके से ये गलत हो गया। तो यहाँ पर निष्कर्ष जो केवल एक अनुसरण करता है, तो इसमें देखिए सेकंड में दे रखा है केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन नंबर सेकंड ये सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 68 पे। इसमें दे रखा ब्लेडा रेगिस्तान किस देश से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोलैंड। लेकिन इसी के साथ में हम लोग कुछ जो विश्व के सबसे प्रसिद्ध रेगिस्तान है उनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो अंटार्कटिका है, ठीक है, अंटार्कटिका ये विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल है, रेगिस्तान है, ठीक है। तो ये हम लोग याद रखेंगे सबसे ठंडा रेगिस्तान कौन सा है, तो अंटार्कटिका है, ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ये कहाँ पर है, तो आर्कटिका में है, अंटार्कटिका में है। और दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो आर्कटिक ये भी सबसे दूसरे नंबर की श्रेणी में आता है, ये दूसरे नंबर पे पाया मतलब है। अगर सबसे बड़े के बारे में बात करें रेगिस्तान के बारे में तो दूसरे नंबर पे आर्कटिक आता है और ये 8 देशों में फैला है, ठीक है। तो आप लोग ये देश के नाम भी देख लीजिए, अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रूस में ये फैला है, ठीक है। तो आप लोग अपने संसार वाले मैप में सब लोग अपने अपने देख लेना कहाँ कहाँ पर ये फैला है, जिससे आप लोगों को याद हो जाएगा। फिर यहाँ पर तीसरे नंबर पर आया है सहारा, ठीक। तो सहारा ये उत्तरी अफ्रीका में है, लेकिन ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, लेकिन कौन सा, गर्म रेगिस्तान, सबसे बड़ा रेगिस्तान है दुनिया में। लेकिन अगर आपसे पूछे गर्म, तो गर्म रेगिस्तान है सहारा, सबसे बड़ा। फिर चौथा अरेबियन है, ये कहाँ पर पाया जाता है, तो अरबी द्वीप पे। और 5वें नंबर पे ये गोबी, जो गोबी रेगिस्तान है ये चीन और मंगोलिया में है, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग पाँचों याद रखेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगले क्वेश्चन नंबर पे। तो इसमें दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख नीचे दिए गए वर्गों से संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 नाम है, सितार, हार्प और वाद्य यंत्र। तो देखिए सितार वाद्य यंत्र है, ठीक है, सितार वाद्य यंत्र है, हार्प भी वाद्य यंत्र है। हार्प का आप लोग फोटो देख लीजिए। तो इसका जो वेन डायग्राम बनेगा कैसे बनेगा, तो देखिए ये सितार तो अलग है, ठीक, ये सितार हो गया, ऐसे सितार, और ये जो हार्प है ये भी अलग है। ठीक, ये हैं तो वाद्य यंत्र लेकिन अलग अलग हैं दोनों। ठीक, तो ये तो अलग अलग, लेकिन ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इस वाद्य यंत्र ये हो गया, ये वाद्य यंत्र हो गया। तो इस तरीके से हमारा वेन डायग्राम बन जाएगा। तो इस तरीके से कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अगले पे चलते हैं। इसमें रखा है यदि √324 = x8 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सिंपल है, हम लोग सबसे पहले 324 का रूट निकाल लेते हैं। तो चलिए 2 से कट जाएगा, 162 हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा तो ये 81 हो जाएगा, और 81 किसका, 9 का है। तो इस तरीके से हमारा 1 पेयर 2 पेयर 9 दूनी 18, 18 बन जाएगा। 18 किसके बराबर है, ये 18 जो है x और 8 के बराबर है। तो देखिए इकाई के स्थान पर 8 है और दहाई के स्थान पर x है, तो x = 1 हो जाएगा, x = 1 हो जाएगा। ठीक, दहाई के स्थान पर हमारा 1 है, तो इस तरीके से 1 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 मैच हो रहा है। लोग क्वेश्चन नंबर 71 पे चलते हैं। इसमें रखा है धारा के विपरीत 75 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए नाविक को 12 घंटे का समय लगता है, जबकि धारा की दिशा में उतनी दूरी तय करने में उसे केवल 7.5 घंटे का समय लगता है। तो धारा की गति कितनी है। ठीक, तो ये क्वेश्चन लोग जो ये 71 नंबर क्वेश्चन है आप लोग करोगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो करेगा, जो इसका सोल्यूशन भेजेगा कमेंट बॉक्स में, हम उसको इस वीडियो की PDF जो है उसकी लिंक प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक, तो ये आप लोगों के लिए एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है। ठीक है, सोल्यूशन भेजिए और PDF ले जाइए। ठीक, तो ये क्वेश्चन हम लोग आपके लिए छोड़े दे रहे हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 पे। तो इसमें दे रखा है गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो गांधी सागर बांध अगर आपसे पूछ ले किस नदी पर है, तो ये चंबल नदी पर है। ठीक है, तो इसी के साथ में हम लोग कुछ और जो भारत में महत्वपूर्ण बांध है उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे बात करते हैं। तो पहले नंबर पे जो टिहरी बांध है, ठीक है, टिहरी बांध है भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक, सबसे ऊंचा बांध है और ये उत्तराखंड में है और भागीरथी नदी पर है ये बांध। और दूसरे नंबर पे बात करें, हीराकुंड जो है भारत का सबसे लंबा बांध है, ये उड़ीसा में है और महानदी पर यह बांध बना है। तो ये सब हम पॉइंट याद रखेंगे। फिर सरदार सरोवर बांध ये गुजरात में है, नर्मदा नदी पे है। ठीक, चौथे पे फरक्का बांध ये पश्चिम बंगाल में है, हुबली नदी पर है। उरी बांध है झेलम नदी पर, जम्मू कश्मीर में है। नागार्जुन सागर बांध, देखिए नागार्जुन इंपॉर्टेंट बांध बन जाता है। क्यों बन जाता है, क्योंकि मिट्टी से बना सबसे बड़ा भारत का बांध नागार्जुन बांध है। ठीक है, ये कहाँ पर है, तेलंगाना में है। ठीक, फिर 7वें नंबर पर हम लोग बात करते हैं इडुक्की बांध जो है, ये आर्क आकार का भारत का सबसे बड़ा बांध है। आर्क आकार मतलब जो इस तरीके से सी आकार में बना होता है। ठीक, इसको हम लोग आर्क शेप बोलते हैं। तो इस तरीके की जो शेप होती हैं उनको हम लोग आर्क शेप बोलते हैं। तो यहाँ पर इडुक्की बांध जो है ये आर्क आकार का सबसे बड़ा भारत का बांध है। ये कहाँ पर है, तो केरल में है। तो ये सब हम लोग याद रखेंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। तो इसमें 73 नंबर पे पूछ रखा है प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले DNA के भाग को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इसमें देखा नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर हमने नीति आयोग की कंप्लीट वीडियो चैनल पर बना के डाल दी है, क्योंकि नीति आयोग से देखिए जितने भी डी ग्रुप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं लगभग सारे क्वेश्चन पेपरों में पूछा गया है। हालांकि यहाँ पर जो NTPC CBT 2 एग्जाम हुए थे 2017 में, उसमें ज़्यादा नीति आयोग के बारे में पूछा गया था। तो उसी के मद्देनजर रखते हुए हम नीति आयोग के बारे में एक 5 मिनट की कंप्लीट वीडियो बना दिए हैं, जिसमें सारे पॉइंट कवर किए गए हैं, जिससे कि आने वाले जो आपके एग्जाम है, चाहे RRB के कोई भी एग्जाम हो, तो नीति आयोग से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो देख लीजिए हमारे चैनल पे नीति आयोग के बारे में एकदम बढ़िया कंप्लीट वीडियो पड़ी है, तो आप लोग जाके वहाँ से देख लेना। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 पे। तो इसमें रखा ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु रिक्त स्थान कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 3 में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर अगर कार्बन की बात करें तो जो कार्बन है, कार्बन का प्रमाण क्रमांक 6 होता है और प्रमाण भार हमारा 12 होता है। ठीक है, तो अगर इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 1s2 2s2 और 2p2। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है यहाँ पर। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 पे निम्नलिखित श्रृंखला का अगला अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगला अंक निकालना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो देखिए 19 से 22 हुआ है, तो कितना प्लस किया गया है, +3 किया गया है। ठीक है,
और 22 से 25 हुआ है +3 किया गया है। तो उसी तरीके से 24 से 27 मतलब +3 किया गया है, और 27 से फिर प्लस कितना किया जाएगा, +3 किया जाएगा। तो अगला जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर है 27 + 3 मतलब 30 आ जाएगा। तो इस तरीके से राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 77 पे चलते हैं। इसमें दे रखा है त्वरण की बीमा रिक्त स्थान होगी। ठीक है, तो यहाँ पर बीमा देख लीजिए, बीमा के बारे में हम लोग कुछ बेसिक। तो यहाँ पर त्वरण, सबसे पहले त्वरण का तो जो फार्मूला होता है ये होता है वेग अपॉन समय। ठीक है, तो यहाँ पर अगर वेग का फार्मूला, तो वेग हो जाएगा हमारा दूरी बटे समय। ठीक है, और समय दिया ही था, तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो दूरी बटे आ जाएगा समय का स्क्वायर। ठीक है, या समय इंटू समय। तो अब हम लोग बात करते हैं बीमा। तो बीमा में द्रव्यमान को हम लोग m से डिनोट करते हैं, और लंबाई को हम लोग l से डिनोट करते हैं, टाइम को हम लोग t से डिनोट करते हैं। तो अब त्वरण हो या कोई भी हो, किसी की भी हमको बीमा निकालनी हो तो फार्मूला हमको पता हो, फार्मूला की जो बेसिक यूनिट होती है उसमें कन्वर्ट कर लेंगे। बेसिक यूनिट ये 3 होती हैं, मास, लेंथ और टाइम, यही 3 बेसिक यूनिट होती हैं, इनमें कन्वर्ट कर लेंगे फिर हमारा आ जाएगा। ठीक, तो त्वरण का बेसिक फार्मूला होता है दूरी बटे समय स्क्वायर। ठीक है, दूरी बटे टाइम का स्क्वायर। तो दूरी देखिए, दूरी हमारी l से हो जाएगी। ठीक है, तो दूरी हमारी l से हो जाएगी, और जो टाइम हमारा है t से हो जाएगा, लेकिन टाइम स्क्वायर है तो t² हो जाएगा। तो इसका देखिए, और यहाँ पर m दिया नहीं है, तो m जो है, m की बीमा हम लोग ऐसे ही लिख देंगे, m की पावर 0। m की पावर 0 का मतलब एक होता है। ठीक, किसी की पावर 0 करेंगे तो एक ही आएगा। तो एक मल्टीप्लाई करो कोई संख्या से या किसी से, तो उसका मान नहीं बदलता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे m की पावर 0, लिखो या ना लिखो, लेकिन जो हमारे ऑप्शन चारों दिए हैं उसमें m दे रखा है। ठीक है, m की पावर 0 दे रखा है, इसलिए हमने m की पावर यहाँ पर 0 लगा दिए हैं। ठीक, तो इस तरीके से जो t है ऊपर चला जाएगा तो माइनस का t² हो जाएगा। अब इसको जो अल्फ़ाबेटिकली इसको अरेंज कर लेंगे, LMT, पहले l आएगा, फिर m आएगा, फिर t आएगा। तो इसी तरीके से हम लोग अरेंज कर लेंगे, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा LMT-। ठीक, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा इसका। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 78 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में कह रहा है निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोजन है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ बात करें संतृप्त हाइड्रोजन किसे कहते हैं, तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन की चारों संयोजकताएं जो होती हैं वो एकल बांध सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ी होती हैं, तो उनको हम लोग संतृप्त हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, तो एक बार और आप लोग डिफिनेशन सुन लीजिए। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध, जिसको हम लोग इंग्लिश में सिंगल बंध बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ी होती हैं, उनको हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाना चाहें, तो जैसे CH4 है, CH4 है, तो इसको हम लोग कैसे, देखो कार्बन के साथ में जो हाइड्रोजन है, देखो कैसे एकल बंध बना रहा है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हैं। इससे पहले हमने अभी कार्बन का, अगले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर हमने कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके दिखाया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो कार्बन P2 है, 2p2, मतलब P को 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 हैं, मतलब कार्बन को अभी 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन ये दूसरे से साझा करेगा। ठीक है, तो जो साझा करेगा तो यहीं पर देख लीजिए, तो जो कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कार्बन साझा कर रहा है सिंगल बॉन्ड के द्वारा। तो यहाँ पर जब सिंगल बॉन्ड के द्वारा अगर कोई कार्बन साझा करेगा अपने इलेक्ट्रॉन को, तो वहाँ पर संतृप्त हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल यहाँ पर अगर देख लीजिए, C2H6, जैसे ये वाला एग्जांपल देख लो, तो कार्बन कार्बन, ठीक है, कार्बन कार्बन से जुड़ जाएगा, 1H 2H 3H, और ये हमारा 4 5 और ये 6, इस तरीके से एकल बंध बना रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन पूछा है, तो चलिए हम लोग इसी के साथ में आप लोगों को बता देते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इधर हम देख लेते हैं उसके एग्जाम्पल कुछ और डिफिनेशन। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कम से कम एक कार्बन द्विबंध या कम से कम एक कार्बन त्रिबंध पाया जाता है, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, तो अगर यहीं पर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें, तो जैसे ये C2H4 दे रखा है। ठीक, तो देखिए यहाँ कार्बन से कार्बन जोड़ेंगे तो एक H यहाँ पर हो गया, एक H यहाँ पर हो गया, एक H यहाँ पर, एक H यहाँ पर, तो इस तरीके से 4 H तो हो गए हैं, लेकिन जो कार्बन की संयोजकता कंप्लीट नहीं हो रही है, क्योंकि कार्बन देखो एक यहाँ से ले रहा है, दूसरा यहाँ से, लेकिन कार्बन की संयोजकता कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो यहाँ से ये एक और कार्बन से, इस कार्बन से एक साझा कर लेगा, तो इस कार्बन के पास भी 4 हो जाएंगे, संयोजकताएँ कंप्लीट हो जाएंगी, और यहाँ पर भी संयोजकताएं कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक, कार्बन की चारों संयोजकताएं जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। तो इस तरीके से, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड के द्वारा कंप्लीट हो रही हैं, तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन। तो इस तरीके से हम लोग याद रखेंगे। अगर यहीं पर एक और हम इस चारों ऑप्शनों से उठा लेते हैं एक एग्जाम्पल, तो जैसे ये C2H2 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कार्बन से कार्बन, एक H इधर जुड़ गया, एक H इधर जुड़ गया, तो कार्बन के साथ अभी कितने
संयोजकताएं हैं अभी 2, लेकिन कंप्लीट करने के लिए एक इससे उधार लेना पड़ेगा, साझा करना पड़ेगा, तो यहाँ 3 बंद बन जाएंगे। ठीक है, तो कार्बन की संयोजकता कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर 3 बंद लगाने पड़ेंगे, तो इस तरीके से ये भी बन जाएगा हमारा। तो ये सब आप लोग याद रखना। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। तो इसमें दे रखा है अकेले फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवनी चतुर्वेदी, जो हैं ये इकलौती पहली महिला हैं जिन्होंने फाइटर एयरक्राफ्ट को उड़ाया था। ठीक है, तो यहीं पर हम लोग कुछ और जो एयरक्राफ्ट से क्वेश्चन बन रहे हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो राफेल उड़ाने वाली जो पहली भारतीय महिला बन गई हैं वो कौन सी हैं, तो शिवांगी सिंह हैं। ठीक है, तो शिवांगी सिंह जो हैं वो राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय पायलट बन गई हैं। और एक दूसरा और क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर, ये गणतंत्र दिवस की परेड में फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट कौन बन गई है, तो भावना सिंह बन गई हैं। तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 पे। तो इसमें दे रखा है 18 × 16 माइनस 3445/13। ठीक, तो इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए 13 एकम 13 और ये 13 दून और 13 5 65 13 छंग 78 और फिर 13 5 65 इतनी बार जाएगा। और 18 × 16 तो हो जाएगा 288। तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा 288 माइनस 265 इक्वल टू 23। तो इस तरीके से जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग अगले पे चलते हैं। तो इसमें दे रखा है 81 पे समान जन्म तिथि वाले 7 बच्चों का जन्म 7 क्रमिक वर्षों में हुआ था। सबसे बड़े 3 बच्चों की आयु का योग 63 वर्ष है। सबसे छोटे 3 बच्चों की आयु का योग कितने वर्ष होगा। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में दे रखा है जो सबसे बड़े 3 बच्चे हैं उनकी आयु का योग दे रखा है। तो जो सबसे बड़ा बच्चा है हम उसकी आयु मान लेते हैं x वर्ष है। ठीक, तो इससे जस्ट छोटा जो बच्चा होगा उसकी आयु कितनी होगी x-1 1 साल, क्योंकि क्रमागत एज दे रखी है ना। फिर इससे छोटा एक और माइनस कर देंगे तो x-2 हो जाएगी। तो ये 3 जो है सबसे बड़े हैं। ठीक है, तो अगर इन तीनों को जोड़ दिया जाएगा, इन तीनों को जोड़ने की एज दे रखा है कितनी, 63 साल दे रखा है। इन तीनों को ऐड कर देंगे तो 63 साल दे रखा है। तो यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे तो हो जाएगा हमारा 3x - 3 इक्वल टू 63। फिर x इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 22। तो इस तरीके से x की वैल्यू 22 आ गई। तो सबसे बड़ा जो 7 बच्चे हैं, ठीक 7 बच्चे जो हैं, तो सबसे बड़ा हो जाएगा पहले नंबर पर 22, 21, 20, 19, 18, 17 और 16। इस तरीके से 7 बच्चे हो जाएंगे। ठीक है, तो उसमें बोला गया कि सबसे छोटे 3 बच्चों की आयु का योग बताएं। तो सबसे छोटे 3 बच्चे ये हैं, सबसे छोटे 3 बच्चे ये हैं, तो इनको ऐड कर देंगे। तो यही पूछा है, सबसे छोटे 3 बच्चों के आयु का योग बताएं। तो सबसे छोटे 3 बच्चों के आयु का योग 51 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो 51 वर्ष हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 पे। तो इसमें दे रखा है जैविक खेती के संवर्धन के लिए किस राज्य सरकार ने शून्य बजट प्राकृतिक कृषि योजना की शुरुआत की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखिए चारों ऑप्शन में राज्यों के नाम दे रखा है। तो जहाँ जहाँ पर हम लोग एक्स्ट्रा पॉइंट ही पढ़ते चले आए हैं, तो इसमें भी हम लोग कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ लेते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश की अगर हम लोग राजधानी कैपिटल के बारे में पूछें आप लोगों से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईटानगर। ईटानगर। ठीक है, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी, तो अमरावती इसकी राजधानी हो जाएगी। और उत्तर प्रदेश की लखनऊ हो जाएगी। और हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां हैं, एक गर्मी वाली एक ठंडी वाली। ठीक है, तो शिमला जो है ये गर्मी की है, ग्रीष्मकालीन जिसको बोलते हैं। और धर्मशाला जो है वो शीतकालीन है, सर्दी वाली धर्मशाला। तो ये 2 राजधानी हैं, ठीक, हिमाचल प्रदेश की। तो इनको हम लोग याद रखेंगे। ठीक, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 83 में पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुना है। ठीक है, 20 वर्षों में उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की केवल 2 गुनी होती है। उसकी आयु ज्ञात कीजिए। उनकी आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग मान लेते हैं जो पिता की वर्तमान आयु, जो पिता को फादर से डिनोट करते हैं, इसलिए पिता की वर्तमान आयु f मान लेते हैं हम लोग। और जो पुत्र है उसको सन से लिखते हैं, सन, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म s से मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहली लाइन में बोला गया है कि जो पिता की आयु है, वर्तमान आयु, जो पिता की वर्तमान आयु है वो पुत्र की 4 गुनी है। ठीक, तो यहाँ से एक इक्वेशन बन गई। फिर बोला है 20 वर्षों में। ठीक है, 20 वर्षों में, तो 20 वर्षों में मतलब पिता की आयु में 20 जोड़ दिया जाए और जो पुत्र की आयु है उसमें भी 20 जोड़ दिया जाए, तो कितनी आयु हो जाएगी, पुत्र की 2 गुनी आयु रहेगी। पुत्र की 2 गुनी आयु रहेगी। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो f इक्वल टू 2s + 20 इक्वल टू इक्वेशन नंबर, इसको हम लोग सेकंड मान लेंगे। ठीक है, तो अगर फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लोग
एफ की वैल्यू यहाँ पर देखिए एफ इक्वल टू 4s दे रखा है, तो यहाँ पर हम लोग इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो 4s इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2s + 20। तो यहाँ से s इक्वल टू निकल कर आ जाएगा हमारा 10। ठीक है, तो अगर s 10 है, मतलब हम लोग पुत्र की आयु s से माने थे। ठीक है, तो पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष है, तो पिता की कितनी हो जाएगी? तो पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? तो पिता की वर्तमान आयु 4 गुना थी। ठीक है, पुत्र के आयु की 4 गुना थी, मतलब 4s इक्वल टू 40 आ जाएगा। तो इस तरीके से 10-40 ऑप्शन नंबर फर्स्ट में मैच हो रहा है। ठीक, तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। फिर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 84 पे। यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की दे रखा है, यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है तो वह कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकेगी? ठीक है, तो इसमें देखिए हाइट निकालनी है। बेसिक फार्मूला वही है जो हम इससे पहले एक और क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 44 पे इसी टाइप का क्वेश्चन पढ़ाया है हमने, अभी बताया है। तो यहाँ पर पावर इक्वल टू होता है W/T, मतलब कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको विस्तार करेंगे, W को हम लोग mgh से भी लिखते हैं अपॉन में T। ठीक है, तो यहाँ पर पावर हो जाएगा, m की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है यहाँ पर? m की वैल्यू जो है भार दे रखा है न्यूटन में। ठीक है, 40 न्यूटन। तो सबसे पहले हम लोग जो न्यूटन है m इक्वल टू 40 न्यूटन। ठीक है, तो न्यूटन को हम लोग किलो में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 10 से डिवाइड कर देते हैं, 10 या गुरुत्वाकर्षण जो जितना दिया हो g स्मॉल g से डिवाइड कर देते हैं। तो 40 को हम लोग 10 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 kg। ठीक है, 4 kg आ जाएगा यहाँ पर। तो अब सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो पावर देखो 160 दे रखा है, इस फार्मूले को हम लोग से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पावर दे रखा है P इक्वल टू mgh/T। पावर दे रखा है 160 वाट, और m जो 4 किलो हम लोग दिखा रहे हैं, और जो गुरुत्वीय त्वरण है ये 10 दे रखा है। 10 दिया नहीं, लेकिन हम लोग 10 ही मान के चलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट है। फिर h की वैल्यू हमको निकालनी है, हाइट निकालनी है यहाँ से। फिर अपॉन में टाइम जो है 20 सेकेंड दे रखा है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो h की वैल्यू जो हमारी आ जाएगी 160/2 मतलब 80 मीटर। तो ठीक 80 मीटर यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर देखो RRB वालों ने भाई साहब 8 इसका राइट आंसर दिया है, लेकिन हमारे हिसाब से इसका राइट आंसर 80 मीटर होना चाहिए। तो भाई साहब जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन आप लोग दोबारा करके देखना और हमको राइट आंसर बताना कि 80 मीटर होगा या फिर RRB वालों का 8 मीटर होगा। ठीक है, हमारे हिसाब से तो 8 मीटर नहीं होना चाहिए। ठीक है, 80 मीटर होना चाहिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 85 में दे रखा कार्बन परमाणु के बारे में कार्बन 6 से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका थर्ड है ये सही हो जाएगा। इसमें 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन हैं। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में कुछ न्यूट्रॉन प्रोटॉन आया, तो यहाँ पर हम लोग कुछ बातें इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए ये जो कार्बन 6 है और ये 12 है, तो ये जो 6 है ये हमारा परमाणु क्रमांक है। क्या है? परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। ठीक, और ये 12 जो है ये हमारा परमाणु भार है। ठीक है, तो परमाणु भार, लेकिन यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में भी न्यूट्रॉन 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 और न्यूट्रॉन, सब में न्यूट्रॉन की बात की गई है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन हम आखिर निकालेंगे कैसे? ठीक है, जब न्यूट्रॉन पता हो जाएगा कार्बन का, तभी तो हम इसका मतलब चारों ऑप्शनों का सही आंसर दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक पढ़ लेते हैं यहाँ पर। तो जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो किसके बराबर होती है? तो वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, तो ये जो प्रोटॉन है प्रोटॉनों की संख्या के बराबर हमारी हो जाएगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उन पर निगेटिव चार्ज होता है और जो प्रोटॉन होते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इंटर में या हाई स्कूल में पढ़े होंगे कि परमाणु क्रमांक अगर दिया हो, ठीक है, तो उससे हम लोग परमाणु भार या न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर जैसे इस क्वेश्चन में परमाणु भार दिया है। ठीक है, परमाणु भार 12 दे रखा है भार, और क्रमांक जो है वो 6 दे रखा है। तो न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? तो ये देखिए होता है हमारा बेसिक फार्मूला, परमाणु भार इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या को हम लोग P से डिनोट करते हैं और न्यूट्रॉन जो भार को हम लोग A से डिनोट करते हैं, और परमाणु क्रमांक जो होता है उसको Z से डिनोट करते हैं। तो हम लोग इस फार्मूले से यहाँ पर हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ पर परमाणु भार जो दे रखा है वो 12 दे रखा है, और इस क्वेश्चन में कार्बन का परमाणु भार 12 है, और P प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? तो प्रोटॉनों की संख्या 6 है, और प्लस में न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है हमको। तो न्यूट्रॉनों की संख्या जो है, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या ये जो 6 है बराबर के इस तरफ आ जाएगा, तो 12 - 6 बराबर न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या। तो 12 - 6 6 बराबर आ जाएगा हमारा न्यूट्रॉनों की संख्या। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो थर्ड है इसमें देखा, इसमें 6 न्यूट्रॉन, मतलब हमने 6 न्यूट्रॉन निकाले, 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन होंगे। ठीक है, प्रोटॉन
किनको बोलते हैं हम लोग, जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं, ठीक। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर जो है थर्ड सही हो जाएगा। तो इस पर कभी भी आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा तो उम्मीद है आप लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में सही कर आएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 पे। तो इसमें दे रखा है स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है, ठीक है। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने बताया था, क्वेश्चन नंबर 44 पे भी हमने बताया है स्थितिज ऊर्जा किसको बोलते हैं, ठीक है, और गतिज ऊर्जा किसको बोलते हैं। बट यहाँ पर हमने देखो तो इसमें बताया गया है स्थितिज ऊर्जा mgh से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा को हम लोग इंग्लिश में पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं और इसकी यूनिट जो होती है जूल होती है, ठीक। और दूसरी एक और ऊर्जा होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है जिसको गतिज ऊर्जा बोलते हैं। इसका फार्मूला होता है हाफ mv², इसकी भी यूनिट जूल होती है, ठीक। तो ऊर्जा दो प्रकार की होती है, एक स्थितिज ऊर्जा और दूसरी गतिज ऊर्जा, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग वर्क का भी फार्मूला देख लेते हैं। वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसकी यूनिट भी जूल होती है, ठीक। तो हम ये भी याद रखेंगे। देखिए डी ग्रुप में कहीं से भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछ सकता है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जितने फार्मूले बन रहे हैं फिजिक्स से उनको याद करवाते चलेंगे कि आपका कोई क्वेश्चन छूटे ना, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 87 में दे रखा है जब mn रेखा पर दर्पण रखा जाता है तो निम्न आकृति के लिए दर्पण प्रतिबिंब चुने। तो इसमें इमेज मिरर बताना है। तो देखिए इमेज बहुत जो मिरर इमेज है बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो ये सबसे पहले है, तो ये इधर बनेगा तो सबसे जो स्क्वायर है बाद में बनेगा, तो इस तरीके से इमेज बनेगी, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए किस पे बना है, तो सबसे नीचे यहाँ पर सी वाले में बना है, सबसे नीचे गोला है, फिर ये वाला स्क्वायर उसके अंदर, तो इस तरीके से बन जाएगा। जो ऑप्शन नंबर सी है ये सही हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 88 पे चलते हैं। तो इसमें देखा सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु आकार रिक्त स्थान क्या होता है। तो इसमें समान रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, तो घटता है, तो राइट आंसर हो जाएगा घटता है, ठीक है, ना कि बढ़ता है। तो देखिए आवर्त सारणी में जो बाएं से दाहिने जाने पर क्या होता है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो इस एरो का सिंबल है बाएं से दाईं को ओर जाने पर, ठीक, आवर्त सारणी में, और नीचे का मतलब घटता और ऊपर को मतलब बढ़ता है, ठीक है। तो अगर हम जो आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी में अगर हम लोग बाएं से दाहिनी की तरफ जाएंगे, ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो परमाणु आकार जो है घटता है, परमाणु त्रिज्या भी घटती है और धातुई गुण भी घटते हैं, ठीक है। लेकिन बढ़ता क्या क्या है, अगर हम लोग आवर्त सारणी में लेफ्ट से राइट की तरफ मतलब बाईं से दाईं ओर जाएंगे तो जो परमाणु संख्या है वो बढ़ेगी, ठीक है, परमाणु संख्या बढ़ेगी, ठीक है। और जो विद्युत ऋणात्मक गुण है ये भी बढ़ेगा और परमाणु द्रव्यमान ये भी बढ़ेंगे। तो तीन चीज़ बढ़ेगा यहाँ पर और तीन चीज़ घटेगा, तो ये हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा तो उम्मीद है ये भी गलत नहीं होगा आप लोगों से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 89 पे चलते हैं। तो 89 क्वेश्चन नंबर पे दे रखा है फीफा विश्व कप 2018 में गोल्डन ग्लोब अवार्ड किसने जीता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। तो फीफा वर्ल्ड कप से देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग पढ़ लेते हैं। तो अगर फीफा वर्ल्ड कप जो 2018 के विनर की बात करें तो इसका विनर जो है ये फ्रांस था, फ्रांस देश इसका विजेता था, ठीक है। और ये कहाँ खेला गया था, तो ये रसिया में खेला गया था। बट 2022 की बात करें तो 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है तो ये कहाँ पर होगा, कतर में होगा, ठीक है, कतर देश में होगा, ठीक। तो कतर की अगर आपसे कैपिटल पूछ लेता है तो दोहा इसकी राजधानी हो जाएगी, और कतर की करेंसी मुद्रा आपसे पूछे तो कतरी रियाल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब आप लोग याद रखना। तो 90 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसमें दे रखा है अगस्त 2017 में भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज, ठीक है। तो ये हम लोग याद रखेंगे और ये भी याद रखेंगे इस समय भी वर्तमान में अभी टाइम जो 2022 में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ही हैं, ठीक है। तो हम भी ये याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 91 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 पे दे रखा है दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब रिक्त स्थान होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आभासी और बड़ा। तो देखिए इस तरीके का जो दर्पण यूज किए जाते हैं यहाँ से और क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर यहाँ से आपसे पूछे वाहनों में कौन सा दर्पण यूज होता है, तो देखिए वाहनों में दोनों दर्पण यूज होते हैं, उत्तल दर्पण भी यूज होता है और अवतल दर्पण भी यूज होता है, लेकिन दोनों अलग अलग जगह यूज होते हैं। तो अगर उत्तल दर्पण आपसे पूछे कि पीछे जो ड्राइवर होता है चालक, वाहन चालक को पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन से दर्पण का यूज किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। यहाँ पर उत्तल दर्पण सही होगा, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पर आपसे पूछ ले कि वाहनों की हेडलाइट में कौन सा दर्पण यूज होता है, तो अवतल दर्पण वाहनों की हेडलाइट में यूज होता है, ठीक है। क्योंकि जो अवतल दर्पण होता है ये जो किरणें होती हैं उनको बिखेर देता है, ठीक। तो जो प्रकाश लाइट होती है तो लाइट को ये बिखेर देता है, इसलिए अवतल दर्पण का यूज किया जाता है हेडलाइट में, और पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है, ठीक। तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है, वस्तु से छोटा, सीधा तथा आभासी बनता है, ये भी हम लोग याद रखेंगे। और जो अवतल दर्पण है इसमें प्रतिबिंब वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, ये पॉइंट सारे याद रखेंगे, ठीक है। तो PDF आप लोगों को मिल जाएगी, परेशान ना हो, वीडियो को अंत तक देखें। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग मान लेते हैं। इसमें देखा विश्व खाद्य पुरस्कार 2018 दो व्यक्तियों ने जीता, उनमें से एक डॉक्टर डेविड नाब्रो हैं, दूसरे का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, लॉरेंस हद्दाद,
लेकिन आपसे करंट अफेयर का क्वेश्चन इसी से अगर पूछ ले कि 2021 में विश्व खाद्य पुरस्कार किनको मिला, तो शकुंतला हरक सिंह को मिला है। ठीक है, तो ये हम लोग याद रखेंगे, शकुंतला हरक जी को मिला है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, भुखमरी के खिलाफ मछली के विकल्प पर काम किया था। ठीक है, तो ये इनका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार, तो शकुंतला हरक सिंह को मिला है। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 93 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 93 पे दे रखा है, आपको एक प्रश्न और दो कथन दिए गए हैं, निर्णय कीजिए कि कौन से कथन प्रश्न का उत्तर के लिए आवश्यक पर्याप्त है। तो प्रश्न दे रखा है, लाली की भतीजी मिल्का है। नीचे दिए गए कथनों के आधार पर क्या हम लाली की वर्तमान आयु ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें देखिए, उसकी आयु का माध्य 28 है। ठीक है, फिर इसमें दे रखा है लाली का जन्म 1976 में हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हमको एज निकालनी है तो दूसरा ही पर्याप्त है, क्योंकि पहले से हम लोग नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर डेट ऑफ बर्थ दी है तो हम लोग प्रेजेंट एज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लाली की प्रेजेंट एज दे रखी है और लाली की एज वर्तमान आयु पूछा है, तो केवल कथन दो ही पर्याप्त है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। तो चलिए 94 क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं। तो इसमें दे रखा है, ईका एल्युमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में रिक्त स्थान धातु के रूप में नामित किया गया था। तो देखिए, जो ईका एल्युमिनियम है इसको हम लोग गैलियम, ठीक है, गैलियम के नाम से भी जानते हैं, जो आधुनिक आवर्त सारणी में गैलियम नाम से हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, ईका एल्युमिनियम को, तो देखिए यहाँ पर तीन नाम और आप लोग पढ़ लीजिए। ईका एल्युमिनियम तो क्वेश्चन में दिया ही है। दूसरे नंबर पे ये ईका सिलिकॉन, अगर पूछे आपसे ईका सिलिकॉन किसको कहते हैं, तो ईका सिलिकॉन जो जर्मेनियम होता है हम लोग उसको बोलते हैं। और यहीं पर तीसरे नंबर पर ईका बोरान, ठीक है, ईका बोरान पूछे आपसे, ईका बोरान आवर्त सारणी में किस नाम से जाना जाता है, तो स्कैंडियम के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो इस तरीके से ये तीनों नाम आप लोग याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 95 पे चलते हैं। तो इसमें दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी बॉलीवुड अभिनेत्री ने मार्च 2017 में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो हमारी आलिया भट्ट एक्ट्रेस हैं बॉलीवुड की, इन्होंने 2017 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता था। बट ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था उस टाइम का, तो हम लोग यहाँ पर अब 2021-22 का करंट अफेयर हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए 2020 और 21 में कोविड के कारण कोई फिल्में नहीं बन पाई हैं। ठीक है, ज़्यादा फिल्में नहीं हुई, लेकिन तभी जो 2019 का जो फिल्म बनी थी 2019 के कार्यकाल में, तो उनको जो बेस्ट अवार्ड मिले हैं तो उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो जो फिल्म अवार्ड मिलता है, तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच में जितनी फिल्में बनती हैं, 1 जनवरी से और 31 दिसंबर के बीच में जितनी फिल्में बनती हैं, तो उन्हीं फिल्मों को यहाँ पर अवार्ड मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये अवार्ड देखो मिला तो है 2021 को, ठीक है, 25 अक्टूबर और 2021 को मिला है। ठीक है, ये अवार्ड, लेकिन ये अवार्ड है 2019 की फिल्मों का। ठीक है, जो 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच में जो 2019 में फिल्में बनी थी, उन फिल्मों के बारे में इनको अवार्ड मिला है। तो यहाँ पर अगर बात करें, दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है, ये फिल्म जगत में भारत का जो सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, दादा साहेब फाल्के, क्योंकि जो सिनेमा का आविष्कार या सिनेमा के जो भारतीय जनक हैं उनको दादा साहेब फाल्के जो है उनको माना जाता है। तो उन्हीं के नाम पर जो दादा साहेब फाल्के फिल्म के बारे में जो पुरस्कार दिया जाता है, ये रजनीकांत जी को 2021 में मिला है। ठीक है, तो ये हम लोग याद रखेंगे। और बेस्ट एक्टर की बात करें तो यहाँ पर मनोज बाजपेयी जो है, उनकी भोसले फिल्म आई थी, तो भोसले फिल्म के लिए उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। और धनुष कोटी जो एक्टर हैं, इनकी असुरन मूवी के लिए इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। ठीक है, और यहीं पर अगर बात करें बेस्ट एक्ट्रेस के बारे में, अगर आपसे पूछ लेता तो इस समय करंट अफेयर में, तो कंगना रनौत हैं। ठीक है, इनको किस मूवी के लिए मिला है, तो ये भी आप लोग देख लीजिए, मणिकर्णिका और पंगा मूवी के लिए इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 96 पे चलते हैं। तो इसमें दे रखा है, शारदा उत्तर पूर्व की तरफ देख रही है, वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त, ठीक है, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, और फिर 135 डिग्री वामावर्त घूम जाती है, वह अब किस दिशा में, ठीक है, वह अब किस दिशा की ओर देख रही है, बताना है हमको। तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं जो शारदा है, शारदा वो इस दिशा में देख रही हैं। ठीक है, ये हमारी दिशा हो गई उत्तर पूर्व दिशा है। ठीक है, फिर उत्तर पूर्व दिशा है, ये उत्तर पूर्व। फिर उसने बोला है कि दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज वो 45 डिग्री घूम जाती है, ये 45 डिग्री घूम गई। ठीक है, ये 45 डिग्री घूम गई, 45 डिग्री घूम गई दक्षिणावर्त। ठीक, फिर उसने कहा है क्लॉकवाइज घूम गई, क्लॉकवाइज को हम लोग दक्षिणावर्त बोलते हैं। फिर उसने कहा है और फिर 135 डिग्री वो वामावर्त घूम जाती है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से अब 135 डिग्री घूमना है, ये 45 सॉरी है 45, तो ये 45 घूमेगी। ठीक है, 45 + 90 और घूमेगी, तो इस तरीके से जो डायरेक्शन हो जाएगी, तो इस तरीके से हो जाएगी। तो 135 डिग्री जो है वो एंटी क्लॉकवाइज, जिसको हम लोग वामावर्त बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। ठीक है, तो अब बताना है कि जो शारदा है किस दिशा की ओर मुख करके खड़ी हुई है। ठीक है, तो देखिए इस दिशा में उत्तर होता है, इस दिशा में दक्षिण,
और यहाँ पर पश्चिम। ठीक, तो ये उत्तर और पश्चिम के बीचों बीच में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर और पश्चिम। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 97 पे चलते हैं। तो 97 में दे रखा है सही विकल्प चुनकर निम्न श्रृंखला को पूरा कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो ये जो एक है, ठीक है, ये क्या है, तो ये 2 8 क्या है, तो हम लोग 2 जो है 8 है, ये 2 का क्यूब हो सकता है। ठीक है, होगा मतलब पक्का। फिर ये जो 9 है, ये किसका, 3 का स्क्वायर है। ठीक है, 3 का स्क्वायर है। और ये 64 क्या है, 64 यहाँ पर 4 का क्यूब है। ठीक, तो यहाँ पर देखें एक श्रृंखला बन रही है, मतलब ये एक का अगर हम लोग स्क्वायर कर दें तो पहले का स्क्वायर दूसरे का क्यूब, पहले का स्क्वायर दूसरे का क्यूब, और क्रमागत संख्याएं भी चल रही 1 2 3 4, तो अगला जो आएगा 5 6, फिर यहाँ पर देखिए 7 7 का स्क्वायर, फिर 8 का क्यूब, फिर 9 का स्क्वायर, फिर 10 का यहाँ पर क्यूब होगा। तो 10 का क्यूब यहाँ पर अगर करें तो हो जाएगा हमारा 1000, और यहाँ से 81, और यहाँ पर देखिए 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा और 6 का क्यूब हो जाएगा, तो 25 36, और 36 का और एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 216। तो इस तरीके से 25 216 81 1000 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 3 में है। इस तरीके से हमारा ये सही हो जाएगा, इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 98 पे चलते हैं। तो इसमें दे रखा है यदि 2 पुरुष और 3 महिलाएं किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकती हैं तो 6 पुरुष और 1 महिला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करने में सक्षम होंगे। तो यहाँ पर चलते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग, जो 2 पुरुष हैं उनको हम लोग मान लेते हैं 2 पुरुष, एक दिन में पुरुष को हम लोग m से डिनोट करते हैं, इसलिए 2m काम करते हैं, और जो महिलाएं हैं वो 3w से, वुमेन को w से, इसलिए 3w काम करती हैं। ठीक, और ये कितने दिनों में काम करती हैं, ये 30 दिनों में काम करती हैं, तो इस तरीके से 30 दिन हो जाएंगे। और यहाँ पर अगर फार्मूला, और ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा जो दूसरे व्यक्ति हैं उसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, तो 6 पुरुष और 1 महिला उसी काम को कितने दिनों में पूछ रहा है, कितने दिनों में, मतलब डी फॉर डेज, तो दिनों की संख्या यहाँ पर पूछा है। तो देखिए यहाँ पर इसका हम लोग सोल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर अगर यहाँ पर दिनों की संख्या दे रखा होता तब फिर दोबारा पूछता कि 5 पुरुष और 2 महिलाएं कितने दिनों में कार्य कंप्लीट करेंगी, तब हम लोग निकाल सकते थे। बट इसमें एक लाइन नहीं ऐड की गई है, इसलिए हम लोग इसको नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ये निकाला जाएगा तो मतलब हम बेसिक फार्मूला आप लोगों को जैसे बताना चाहें, तो जो हमारा फार्मूला होता था m1 इंटू d1 इक्वल टू m2 और d2 अपॉन में w1 w2, इसी फार्मूले से यहाँ पर किया जा रहा है। तो देखिए मेन जो है आदमी यहाँ 2 तरीके के हैं, महिलाएं हैं और पुरुष हैं, तो इसलिए ब्रैकेट में, और डे जो है ये दिन लिख दिया गया है। और यहाँ पर भी देखिए जो महिलाएं पुरुष हैं वो m2 का काम कर रहे हैं, और जो d है ये d2 का काम कर रहा है। तो ये वाला फार्मूला लगेगा यहाँ पर, इसी तरीके से निकाला जाएगा। बट इसमें क्वेश्चन में जो है आधा क्वेश्चन नहीं दिया है। तो ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को अगर कहीं पर आप लोगों को मिले इसका पूरा कंप्लीट तो कमेंट करना, फिर हम इसका करके दिखाते हैं आप लोगों का सोल्यूशन। ठीक है, तो इसको हम लोग हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 पे। तो क्वेश्चन नंबर 99 पे दे रखा है निम्नलिखित कथन के साथ बिंदु फर्स्ट व सेकंड के रूप में 2 धारणाएं दी गई कथन और निम्नलिखित धारणाओं पर विचार करें और निर्णय करें कि कौन सी धारणा कथन में अंतर्निहित है। तो कथन दे रखा मानव स्वास्थ्य के लिए हमारे पर्यावरण के प्रमुख तत्वों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है, धारणा दे रखी है। तो इसमें दे रखा है हमारे स्वास्थ्य के लिए, तो इसमें धारणा दे रखी है फर्स्ट पे, हमारे स्वास्थ्य के लिए स्वस्थ हवा में सांस लेना, पेयजल की प्रचुर आपूर्ति होना और वो वस्तुओं के हानिकारक प्रभावों के विरुद्ध सुरक्षा मौलिक है। ठीक, तो ये तो सही है, ये अवधारणा सही है। तो हम लोग दूसरे पे चलते हैं, दूसरा जो धारणा है, तो इसमें रखा जीवाश्म ईंधन के व्यापक घरेलू और औद्योगिक दहन के कारण बड़ी मात्रा में धुआं और सल्फर के ऑक्साइड उत्सर्जित होने से वायु प्रदूषण एक बड़ी समस्या के रूप में उभर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग, कथन के अकॉर्डिंग केवल यही अवधारणा फर्स्ट सही है और सेकंड गलत है। ठीक, तो इस तरीके से केवल फर्स्ट धारणा अंतर्निहित करती है, इस तरीके से ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो सही हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 100 पे चलते हैं, और ये इस क्वेश्चन पेपर का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखते हैं दे रखा 2m। ठीक है, तो अगर देखते हैं तो जो न्यूमेरिक हैं तो 2 से 4 हुआ है, मतलब +2 किया गया है, और 4 से 8 हुआ है, मतलब फिर इसमें मल्टीप्लाई 2 किया गया है। अगर यहाँ से देखें 2 दूनी 4, फिर यहाँ से 4 से 8 हुआ है, तो यहाँ पर देख रहे हैं 4 दूनी 8 हुआ है, तो उसी तरीके से 8 में मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 8 दूनी 16 होगा। लेकिन जो अल्फ़ाबेट हैं उनमें देख लेते हैं, तो ए से जी हुआ है, ए से जी,
तो कैसे हुआ, +6 हुआ, ए में +6 करेंगे तो जी आएगा, फिर जी में +6 करेंगे तो एम आ जाएगा, और एम में +6 करेंगे तो हमारा एस आ जाएगा। ठीक है, एस आ जाएगा। तो इस तरीके से राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा 16S, जो ऑप्शन नंबर 3 से मैच हो रहा है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं विद सोल्यूशन, और जो करंट अफेयर बन रहा था 19 का, 2020 का, 21 का लेटेस्ट करंट अफेयर के साथ में हमने 100 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। तो इसी तरीके के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और एक लाइक का बटन जरूर दबा के जाएँ। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।